चलिए, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस है अपना, जो अपने को मदद कर रहा है मैनेजमेंट को अगला डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो टॉपिक मैं अभी चालू कर रहा हूँ या फिर जिसका प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमने बोला था कि कॉस्ट अकाउंटेंट के 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। एक का नाम था कॉस्ट एस्टिमेशन, एक का नाम था कॉस्ट कंट्रोल और एक का नाम था कॉस्ट रिडक्शन। एक्चुअली स्पीकिंग अब तक हमने जो प्रॉब्लम की है, मेरे ख्याल से 4 के 5 अपने प्रॉब्लम करके हो गए। उसके अंदर भी अभी तक हमने कॉस्ट एस्टिमेशन भी ठीक से किया हुआ नहीं। हम लोग सिर्फ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे लिखने का रहता है और उसके हिसाब से कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे फिर से ढूंढ के निकालने का है, वही चेक किया हुआ है। आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं उसमें हम लोग कॉस्ट अलोकेशन करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि कंबाइंड कॉस्ट दी हुई रहेगी तो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कैसे ट्रांसफर करने की है। धीरे धीरे अभी हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन की तरफ जाना चालू कर रहे हैं। ये पूरे टॉपिक में सिर्फ कॉस्ट एस्टिमेशन ही है, थोड़ा सा कॉस्ट एस्टिमेशन का एडिशनल लेवल आएगा, हायर लेवल रहेगा, बट कॉस्ट कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन तो सीए इंटर के सिलेबस में ही नहीं है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट इज़ रिलेटिवली ईजी टॉपिक। आज हम लोग अभी अपना पहला ऐसा प्रॉब्लम करना चालू करेंगे जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमने कॉस्ट एस्टिमेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया हुआ है। जब अपने को कंबाइंड कॉस्ट दी हुई है तो उस कंबाइंड कॉस्ट को हम लोग 2 अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड कैसे करेंगे, अलोकेट कैसे करेंगे, वो अपने को सीखने का है। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, कल ये क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको डिस्कस किया था, अगर आपको याद रहेगा तो मई 2009 का क्वेश्चन है, ब्राइट शू पॉलिश कंपनी। अनफॉर्चुनेटली कल रात को मैंने जो इस लेक्चर का यूट्यूब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए चालू किया, मैंने मेरा लेक्चर, साइली मैडम का लेक्चर और नीरज सर का लेक्चर, तीनों का अपलोड करके हो गया। उनका दोनों का लेक्चर मेरे बाद में अपलोड किया था, लेकिन वो पूरा अपलोड करके प्रोसेस होके अवेलेबल भी हो गया। मेरा कॉस्टिंग का लेक्चर अनफॉर्चुनेटली अभी तक प्रोसेसिंग करके दिखा रहा है। तो इन दैट केस आई हैव रेज्ड अ टिकट विद यूट्यूब कि अभी तक वो अपलोड करेगा, तो मेरे ख्याल से लेकिन उसको फिर भी 1 से 2 दिन लगते हैं। तो कल का लेक्चर मेरा शायद कुछ लोगों ने देखा नहीं रहेगा, तो उनको स्ट्राइक नहीं होगा सर डायरेक्टली क्यों कर रहे। तो कल मैंने प्रॉमिस किया था एक्चुअली स्पीकिंग कि आज मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर मुझे स्पीड थोड़ा सा एक बार रिड्यूस करना पड़ेगा। सर्टन पॉइंट्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे आई विल बी डिस्कसिंग अगेन टुडे। ओके, लेकिन आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक प्रॉब्लम मैं करूंगा, एक प्रॉब्लम आपको करने को मिलेगा। तो क्लास में छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, वो भी अपने को आज करना है। ओके, देखिए मई 2009 का क्वेश्चन है, ब्राइट शू पॉलिश कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ टिन रिटेलिंग एट ₹12 एंड ₹13.30 रिस्पेक्टिवली। सो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ब्राइट शू पॉलिश कंपनी। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट शीट ऑफ ब्राइट शू पॉलिश कंपनी। ये तो अपने को क्लियर हो गया। ओके, फिर उन्होंने बोल कर रखा है वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ टिन। टिन मतलब डब्बा, शू पॉलिश का डब्बा रहता है, छोटा सा डिब्बी रहता है बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो उसका साइज स्टैंडर्ड है। साइज स्टैंडर्ड इसका मतलब क्या है? अंदर आप कौन सा कलर का शू पॉलिश डाल रहे हो, ब्लैक कलर का डाल रहे हो कि ब्राउन कलर का डाल रहे हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, साइज तो वही रहने वाला है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि ब्लैक का टिन का डब्बा थोड़ा जाड़ा वाला है और ब्राउन का थोड़ा पतला वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का 100 ग्राम 100 ग्राम तो दोनों का 100 ग्राम 100 ग्राम, दोनों का 50 ग्राम तो 50 ग्राम, और दोनों के टिन के डब्बे का साइज भी सेम है। मतलब किसी के टिन के लिए, डब्बे के लिए ज़्यादा टिन लगेगा, ज़्यादा पतला लगेगा, किसी के लिए कम पतला लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम टू सेम मटेरियल लगेगा, सेम साइज रहेगा, सेम वेट रहेगा। उन्होंने बोल कर रखा स्टैंडर्ड साइज ऑफ टिन रिटेलिंग एट ₹12 एंड ₹13.30 रिस्पेक्टिवली। रिटेलिंग एट ₹12 एंड ₹13.30 रिस्पेक्टिवली ऐसा बोल के रखा है। तो ये क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस हो गया, SPPU। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो वी ऑलरेडी नो कि ब्लैक का सेलिंग प्राइस कितना है? ₹12 पर यूनिट, और ब्राउन का सेलिंग प्राइस कितना है? ₹13.30 पर यूनिट। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश, उनका उन्होंने अपने को क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स का यूनिट्स दिया हुआ है। सो ये जो पहला टेबल है, वो पहला टेबल सिर्फ यूनिट्स के बारे में बात करता है। हाउ मेनी टिन्स ऑफ ब्लैक पॉलिश आर ऑलरेडी देयर इन ओपनिंग स्टॉक? 2400। एंड व्हाट अबाउट ब्राउन? 8000 टिन्स। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक में 5400 एंड 3000 टिन्स। सर ऐसा कैसे हो गया?
अगर आपके पास 2400 यूनिट्स था साल के शुरुआत में या फिर महीने के शुरुआत में, तो फिर साल के एंड में या फिर महीने के एंड में आपके पास 5400 कैसे बन गया? वो कुछ पोल्ट्री फार्म तो है नहीं कि मुर्गियां है अपने आप अंडे होते जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये टिन का डब्बा बढ़ कैसे गया? सिंपल, हमने प्रोड्यूस किया रहेगा। तो कितना प्रोड्यूस किया रहेगा? कोई बोले हाँ सर समझा मुझे, 2400 था और 5400 है, इसका मतलब 3000 प्रोड्यूस किया रहेगा। मैं बोलूँगा नहीं, 3000 प्रोड्यूस किया रहेगा ये तब हो सकता है जब तुमने बिल्कुल कुछ भी बेचा नहीं है। तुम्हारे पास 2400 था और तुमने कुछ ना कुछ तो बनाया, कितना बनाया मालूम नहीं, और उसके बाद में 5400 बच गया। इतना सिर्फ 3 स्टेप का सिचुएशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो था और कुछ ना कुछ तो बनाया, तो कुछ ना कुछ तो बच गया। ये 3 स्टेप का सिचुएशन नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो बनाया, फिर कुछ ना कुछ तो बेचा और उसके बाद में कुछ ना कुछ तो बचा। मतलब मैं कहूंगा हमेशा का अपना इक्वेशन, ओपनिंग स्टॉक एड प्रोडक्शन इज इक्वल टू सब टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। कितना था प्लस कितना आया माइनस कितना बेचा इज इक्वल टू कितना बचा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप ऊपर से नीचे ऐसा आओगे तो जो टोटलिंग आने वाली है, यही टोटलिंग नीचे से ऊपर जाओगे तो आनी चाहिए। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं जो मुझे इसके आगे जिंदगी भर के लिए याद रखने का है। एक इक्वेशन तो अपने पास रेडी था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलता हूं, इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2400। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2400 और प्रोडक्शन कितना है मालूम नहीं, प्रोडक्शन कितना है मुझे मालूम नहीं, छोड़ दिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5400 और सेल्स कितना है उन्होंने बोल कर रखा है 72,000। तो इसका मतलब हमने कितना प्रोड्यूस किया रहेगा बोलो? 75,000। घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. Okay. Yes. So we were having 2,400 units of opening stock. We produce something, but we don't know what is the quantity of production. The problem has told us कि closing stock is 5,400 and the problem has also told us कि sales are 72,000. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 72,000 बेचने के बाद भी 5,400 बचता है, मतलब आपके पास एक्चुअली स्पीकिंग 77,400 पहले से था। मैं बोलूंगा नहीं मेरे पास सिर्फ 2,400 ही पहले से था। मैं बोलूंगा ठीक है, इसका मतलब 75,000 आपने गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बनाया रहेगा। सो प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना मिल गया? 75,000। वॉज इट गिवन बाय द प्रॉब्लम? नो। डिड वी कैलकुलेट इट? यस। बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। अब ये अपने जहन में बच जाना चाहिए, इसको कभी भी भूलने का नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल पॉलिश 2,46,000, tins 1,20,000. Now those of you who remember our yesterday's lecture, yesterday's discussion, आपको फट से याद आएगा मैंने क्या बोला था कि मैंने डिसाइड किया जिस तरह से एलन इंस्टीट्यूट का बच्चों को स्वेटर नहीं तो क्या हुडी नहीं तो रेनकोट ऐसा कुछ तो मिल जाता है, तो वैसे अपने क्लास के बच्चों को भी हम लोग क्या करेंगे, अभी गर्मी का सीजन है, क्लास को दोपहर के वक्त आएंगे तो इन दैट केस उनको टोपी दे देंगे और बाद में जून जुलाई में बारिश चालू हो जाएगी। अपना क्लास 31 जुलाई तक है तो बारिश का सीजन आने वाला ही है, तो चलो मैं आपको रेनकोट देता हूँ। बाबा लोग मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ दूंगा इसका गारंटी नहीं है। तो बाद में बोलोगे सर आपने प्रॉमिस किया था, क्लास में मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इन दैट केस मेरे पास प्रूफ है आपने ऐसा बोला था करके, अभी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। नहीं, इट इज़ नॉट एन ऑफर एंड देयर इज नो एक्सेप्टेंस, सो देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। ओके, एनीवे, सो द पॉइंट इज मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अपने क्लास के सीए फाउंडेशन के बच्चे और अपने क्लास के सीए एंटर के बच्चे सबको टोपी भी दूंगा और सबको अपने क्लास का लोगो प्रिंट किया हुआ ऐसा, द बेस्ट ब्रेन स्टडी विथ अस, ऐसा करके मोरे क्लासेस कॉमर्स का लोगो डाल के एक रेनकोट डाल दूंगा, छोटा सा आगे लोगो पीछे छोटा लोगो, ऐसा करके देता हूँ। तो इन दैट केस पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरे क्लास में सिर्फ एक ही बैच है सीए एंटर का कि मेरे क्लास में 2 बैचेस है। तो मेरे क्लास में 2 बैचेस है, एक सीए एंटर का बैच है और एक सीए फाउंडेशन का बैच है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इनको भी रेनकोट देना है, उनको भी रेनकोट देना है, इनको भी टोपी देना है, उनको भी टोपी देना है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये टिन्स जो है उसको मैं अपने कैप के साथ मैच कर सकता हूं और ये जो पॉलिश जो है उसको मैं अपने रेनकोट के साथ मैच कर सकता हूं। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जाम्पल के लिए
कैप की क्या स्पेशलिटी है, बच्चों का सिर कैसे भी रहेगा, हम लोग कैप एक ही साइज का देने वाले हैं, सबको सेम साइज का कैप, पीछे वेलक्रो रहेगा, तो अपना सिर छोटा रहेगा तो नेट केस क्या करो, वेलक्रो को फिर से बार टाइट कर लो, सिंपल। और अगर सिर बड़ा रहेगा तो वेलक्रो को खोल दो, काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब सबको सेम टाइप का कैप देना है। लेकिन रेनकोट में इंटर के बच्चे बड़े बच्चे रहते हैं, फाउंडेशन के बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं, तो इंटर के बच्चों को शायद बड़ा साइज का लगेगा और फाउंडेशन के बच्चों को शायद छोटा साइज का रेनकोट लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने हमको जो अमाउंट दिया है 2,46,000, ये रेनकोट किसको दिए हैं, ये सिर्फ फाउंडेशन को दिए हैं कि सिर्फ इंटर को दिए हैं कि दोनों को दिए हैं, दोनों को दिए, मतलब ये कंबाइंड अमाउंट है। ये किसका कंबाइंड अमाउंट है, फाउंडेशन के बच्चों को दिए हुए रेनकोट के टोटल अमाउंट के साथ इंटर के बच्चों को दिए हुए रेनकोट के टोटल अमाउंट को जोड़ देता हूं, तो फिर मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट है 2,46,000। आई रिपीट, फाउंडेशन के एक बच्चे को जो रेनकोट दिया है उसका रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउंडेशन के एक बच्चे को जो रेनकोट दिया उसका एक रेट है, मल्टीप्लाइड बाय फाउंडेशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू फाउंडेशन का टोटल रेनकोट का खर्चा। वैसे ही इंटर के बच्चों को कितना रेनकोट दिया हुआ है, एक एक रेट, एक एक रेनकोट का रेट, और आइए, और उसके बाद में इंटर के कितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे समझेगा इंटर का टोटल रेनकोट का खर्चा कितना। फिर टोटल रेनकोट का खर्चा ऑफ इंटर प्लस टोटल रेनकोट का खर्चा ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू टोटल खर्चा ऑफ द एंटायर क्लास। तो वैसे यहां पे हो गया, थोड़ा थोड़ा ब्लैक और थोड़ा थोड़ा ब्राउन, दो अलग अलग पॉलिश बनाते हैं वो लोग। जैसा अपने पास सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट, वैसा उनके पास ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश है। तो ब्लैक के नंबर ऑफ टिन्स अपने को पता नहीं है, जैसे यहां पे नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स, ब्लैक के कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट्स रहेंगे, कितने स्टूडेंट्स रहेंगे ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर मुझे मालूम है ना 2,400 थे, मैं बोलूँगा अरे राजा फिर 2,400 तो ओपनिंग स्टॉक था, फिर 75,000 भी है और 5,400 भी है और 72,000 भी है, तो तुझे सोचना पड़ेगा कि कौन से यूनिट्स तेरे काम के हैं, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स तेरे काम के हैं, कि प्रोडक्शन के यूनिट्स तेरे काम के हैं, कि सेल्स के यूनिट्स तेरे काम के हैं, कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तेरे काम के हैं, वो तुझे ढूंढना पड़ेगा, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो यूनिट्स है ऑफ ब्लैक शू पॉलिश और कुछ ना कुछ तो यूनिट्स है ऑफ ब्राउन शू पॉलिश। फिर ब्लैक शू पॉलिश के नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं पॉलिश के रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ब्लैक का पॉलिश का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। सिमिलरली ब्राउन शू पॉलिश के रेट को मैं ब्राउन शू पॉलिश के नंबर ऑफ यूनिट्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ब्राउन शू पॉलिश का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। फिर ब्लैक की टोटल अमाउंट और ब्राउन की टोटल अमाउंट का टोटलिंग करूंगा तो जो अमाउंट मिलेगी वो है 2,46,000। सो 2,46,000 प्योरली ब्लैक का नहीं है, 2,46,000 प्योरली ब्राउन का नहीं है, 2,46,000 थोड़ा थोड़ा ब्लैक और थोड़ा थोड़ा ब्राउन का है। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? कितना ब्लैक का है कितना ब्राउन का है इस टेबल से तो नजर नहीं आ रहा है, अपने को ढूंढना पड़ेगा इसको कैसे डिवाइड करना है। इसके लिए मैंने बोला आज को अपना एस्टिमेशन के प्रॉब्लम की तरफ पहला कदम हम बढ़ा रहे हैं, आइडेंटिफाई करने को सीख रहे हैं, अलोकेट करने को सीख रहे हैं, डिवाइड करने को सीख रहे हैं। ओके नेक्स्ट पार्ट, फिर टिन्स का भी अमाउंट वही है 1,20,000 है। अब ये टिन किसका रहेगा, ब्लैक शू पॉलिश का भी रहेगा और ब्राउन शू पॉलिश का भी रहेगा। तो उसमें से ब्लैक का कितना ब्राउन का कितना पता नहीं, अपने को ढूंढना पड़ेगा। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्शन डायरेक्ट वेजेस 2,04,000, अगेन सेम प्रॉब्लम। ये वेजेस किसके लिए पे किए, ब्लैक के लिए पे किए कि ब्राउन के लिए पे किए, प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट इट, ढूंढना पड़ेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड सेम प्रॉब्लम 3,06,000 किसका है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री का ओवरहेड्स 3,06,000 किसके लिए पे किया है, ब्लैक के लिए कि ब्राउन के लिए, प्रॉब्लम इज साइलेंट, सोचना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड सेम प्रॉब्लम 1,02,000, अगेन ब्लैक का कितना ब्राउन का कितना। मतलब इन शॉर्ट जो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दिए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको क्या करना है, दो दो पार्ट में डिवाइड करना है। जब हम ठीक से डिवाइड कर पाएंगे तो हमको समझेगा इसमें से ब्लैक का कितना है ब्राउन का कितना है। प्लीज रिमेंबर, अगर हम लोग सिर्फ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का काम करते थे तो हम लोग बोलते सर ब्लैक से और ब्राउन से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। सोच के देखो, अगर हम किसी ग्रोसर के शॉप में जाते हैं, घराजवळ कुठेतरी वाण सामानाचं दुकान असतं, किराणा मालाचं दुकान असतं, तो उसके पास तो दुनियाभर का अलग अलग चीज़ें बेचता रहता है। कैडबरी का चॉकलेट बेचेगा, 5 स्टार भी बेचेगा, गेहूँ बेचेगा, चावल बेचेगा, शक्कर बेचेगा, चाय पाउडर बेचेगा, तुअर दाल बेचेगा, मसूर दाल बेचेगा। क्या वो बोलेगा सर मेरा एक ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक ही कॉलम है, क्रेडिट साइड में अमाउंट कॉलम, डेबिट साइड में अमाउंट कॉलम, काम खत्म। उधर ऐसा कुछ नहीं है, तुअर दाल का सेल्स का कॉलम अलग और मसूर दाल का सेल्स का कॉलम अलग, और इसका मैं ऐसा चेक नहीं करता हूं क्योंकि देयर आई एम रिपोर्टिंग टू द आउटसाइडर्स, आई एम रिपोर्टिंग टू द बैंकर्स, आई एम रिपोर्टिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उनको क्या प्यार है, हमारे बिजनेस ने पिछले साल में कितना प्रॉफिट किया उससे प्यार है। तुअर दाल ने कितना प्रॉफिट किया, चावल ने कितना प्रॉफिट किया, मसूर दाल ने कितना प्रॉफिट किया, कैडबरीज ने कितना प्रॉफिट किया,
कॉफी बेच के कितना प्रॉफिट कमाया और चाय बेच के कितना प्रॉफिट कमाया, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्क पड़ता नहीं, इससे बैंकर को फर्क पड़ता नहीं। बोलते तेरे दुकान में क्या कभी चाय कम बेची जाएगी, कॉफी ज्यादा बेची जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है, दुकान का प्रॉफिट कितना है बता। मतलब मुझे समझेगा कि तेरे आजू बाजू में कितने लोग हैं, वो तेरे दुकान से खुश है कि खुश नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हम तुझे और लोन देने का कि नहीं देने का वो सोच सकते हैं। अगर तू जाके जंगल में दुकान चालू करेगा जहाँ पे कस्टमर आता नहीं, तो हम तुझे क्या को लोन देंगे, नहीं सर मैं दुकान में अच्छा सामान रखूंगा। अरे सच्ची बात है, बट कस्टमर आता है क्या देखना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन दैट सो मेनी पीपल आर देयर इन प्रेस्टीज पॉइंट। भाड़ा ज्यादा रहेगा तो भी लोग वहीं पे जाके क्लास चालू करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कस्टमर्स आने को तैयार है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। वहां पे कस्टमर्स आने को तैयार है, मतलब अगर सपोज अपने क्लास का नाम सुन के कोई नहीं आया रहेगा सपोज, फिर भी वहां पे बाकी किसी क्लास का नाम सुन के कोई आ गया रहेगा तो भी उसको अपना बोर्ड दिख ही जाएगा। मतलब अपने को बाहर फिर से वो होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट सीए का बच्चा है क्या करेगा कि कभी एसपीसी का एडवर्टाइज देखेगा, कभी एकतोम का एडवर्टाइज देखेगा, कभी एक्सेल का एडवर्टाइज, और अलग अलग क्लासेस रहेंगे, सबका एडवर्टाइज देखेगा, यूट्यूब पे देखेगा, कुछ क्या देखेगा, प्रेस्टीज पॉइंट में जाएगा तो उसको बाकी सब क्लास का एडवर्टाइज देखने को मिल जाएगा। मतलब मुझे बाकी का खर्चा करने की जरूरत कम पड़ जाता है, कस्टमर वहाँ पे आते रहते हैं, मार्केट वहाँ पे रेडी है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो बैंकर्स क्या बोलते हैं, बाबा मुझे बता कि तेरा दुकान चलता है कि नहीं चलता है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तेरे दुकान में ज़्यादा कॉफ़ी बिकता है कि तेरे दुकान में ज़्यादा चाय बिकती है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। बैंकर क्या बोलता है, तू कौन है, सुजाता मस्तानी, काम खत्म, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। सुजाता मस्तानी किधर चालू किया बता, सदाशिवपेट में चालू किया है क्या, और प्रभात रोड पे चालू किया है क्या, और बावधन में चालू किया है क्या? नहीं सर मैं वो मुलशी लेक के वहाँ पे चालू किया। बोला मुलशी लेक के वहाँ पे चालू किया, अच्छी बात है, बट वहाँ पे ज़्यादा सेल्स होगा इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आने वाले नहीं है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। विमान नगर में चालू किया क्या, चलेगा चलो, चलो पिंपरी चिंचवड में चालू किया था, चलेगा चलो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। बिकॉज देन देयर इज कस्ट। तो सर सुजाता मस्तानी का कौन सा फ्लेवर चल रहा है, बैंक मैनेजर बोलेगा मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, शायद पिंपरी चिंचवड में शायद मैंगो फ्लेवर नहीं चलता रहेगा, पता नहीं क्यों नहीं चलता है करके, वहाँ पे शायद कुछ तो पान फ्लेवर अच्छा चलता रहेगा। वी डोंट नो एक्जैक्टली विच फ्लेवर इज वेरी हॉट सेलिंग लाइक हॉट केक्स एट पिंपरी चिंचवड। बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, उधर तुम एक चीज़ का स्टॉक कम रखोगे, दूसरी चीज़ का स्टॉक ज़्यादा रखोगे। मुझे आप सिर्फ प्रॉफिट बताओ कंपनी का ओवरऑल एक पीरियड का, क्योंकि वो कौन है, बैंकर है, क्योंकि वो कौन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। बट हम लोग कौन सा साइंस फॉलो कर रहे हैं, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग किसको रिपोर्ट करता है, आउटसाइडर को कि इनसाइडर को? इनसाइडर को। इनसाइडर्स आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट कि इनसाइडर्स आर इंटरेस्टेड इन द रीजंस फॉर रिजल्ट? रीजन फॉर रिजल्ट। उनको रीजन से प्यार है, बोलते फिर प्रॉफिट कितना कमाया वो तो बता ही दो बच्चा, लेकिन वो तो मुझे वैसे भी ट्रेडिंग पेनल अकाउंट देखे तो मिल जाता है, तो मुझे प्रॉफिट के कारण बताओ। तो ब्लैक शू पॉलिश बेच के कितना प्रॉफिट कमाया वो भी बताना, और ब्राउन शू पॉलिश बेच के कितना प्रॉफिट कमाया वो भी बताना। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट शीट बनने वाला है उसके ऊपर हेडिंग रहेगा कॉस्ट शीट ऑफ ब्राइट शू पॉलिश कंपनी फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश, और कॉलम कौन से रहेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम ब्लैक का और दूसरा कॉलम ब्राउन का। ब्लैक का कॉलम देख के अपने को क्या समझेगा, ब्लैक का प्रॉफिट कितना है। ब्राउन का कॉलम देख के अपने को क्या समझेगा, ब्राउन का प्रॉफिट कितना है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। और मैनेजमेंट को ये दोनों चीजें चाहिए, ब्लैक का प्रॉफिट कितना, ब्राउन का प्रॉफिट कितना, क्योंकि सुजाता मस्तानी को सोचना पड़ता है कि पीसीएमसी में कौन सा वाला फ्लेवर भेजे। नेचुरल आइसक्रीम को सोचना पड़ता है कि यार बालगंधर्व के सामने नेचुरल आइसक्रीम है, उधर अपने को कौन सा फ्लेवर भेजने का है, और किधर बावधन में नेचुरल आइसक्रीम है, उधर कौन सा फ्लेवर ज्यादा बिकता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग टेस्ट रह सकती है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अपने को उसके, क्योंकि उनको मैनेज करना है। नेचुरल के जो बालगंधर्व के वहां का नेचुरल्स है, सपोज वहां पे ब्लैक ग्रेप्स जोर से बिकता है, अंजीर जोर से बिकता है, और क्या तुम्हारा वो टेंडर कोकोनट जोर से बिकता है, और सपोज बावधन के वहां पे जो नेचुरल्स है वहां पे मैंगो जोर से बिकता है और लीची जोर से बिकता है, लेकिन वहां पे टेंडर कोकोनट ज्यादा बिकता नहीं। जस्ट एग्जांपल, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर उन्होंने डिसाइड किया रहेगा हम लोग सब जगह पे सेम टू सेम क्वांटिटी भेजेंगे, तो उधर टेंडर कोकोनट पड़ा हुआ रहेगा, कोई परचेस नहीं करेगा, और लीची वाला कस्टमर वापस चला जाएगा, बोलेगा अरे यार लीची नहीं, मुझे नहीं चाहिए करके, और इधर टेंडर कोकोनट चाहिए है और वो कम पड़ रहा है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा, अरे यार खाली बुक उधर टेंडर कोकोनट भेजा, वहाँ पे वेस्ट हो गया, और इधर टेंडर कोकोनट का कस्टमर चला गया, उधर लीची का कस्टमर वापस चला गया। तो मैनेजमेंट को रीजन चाहिए, क्योंकि उनको बिजनेस ठीक से चलाने का है। सो दे आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग विच प्रोडक्ट इज मेकिंग हाउ मच प्रॉफिट। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हमारा रिपोर्ट अभी सिर्फ एनपी के बारे में बात नहीं करेगा, नेट प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेगा, हमारा रिपोर्ट बात करेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कितना है। So our cost sheet is going to have two main columns now along with particulars column. One is particulars, one is black and one is brown. तो अपने को इसके लिए वो जो 2,46,000 है, वो जो 1,20,000 है, 2,04,000 है, 3,06,000 है, 1,02,000 है, वो सारे के सारे अमाउंट को ब्लैक एंड ब्राउन में डिवाइड करने को आना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ गया? घर के लोग समझा करें? हाँ सर।
The opening stock of black and brown polish was valued at its production cost. The cost of raw material for brown polish is 10% higher than for black, but there is no difference in the cost of tints. Direct wages for brown polish are 8% higher than those for black polish, and production overheads are considered to vary with direct wages. Administration and selling overheads is absorbed at a uniform rate per tin of polish sold. You are required to prepare a statement to show the cost and profit per tin of polish. Okay. Extra information दिया है, क्या बोल के रखा है? The opening stock of black and brown polish was valued at its production cost. गूगली बॉल, बच्चा लोग घाई में पढ़ते हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट मन में क्या आता है? हाँ सर, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं. इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट्स सिंपल, बट वैसा नहीं है. हम लोग कॉस्टिंग के भी स्टूडेंट है, भूल ना जाना. और मैं तुमको क्या सिखाया है? प्रोडक्शन शब्द आया मतलब क्या समझ जाने का? फैक्ट्री. सो व्हेन यू आर सेइंग प्रोडक्शन कॉस्ट, इट डज नॉट मीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट. सो दे आर टेलिंग यू द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वाज वैल्यूड एट इट्स factory cost. Be careful, it is not valued at cost of production, but it is valued at factory cost. क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब होता है फैक्ट्री. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर ये कुछ तो गड़बड़ वाली चीज़ है, क्योंकि आपने हमको जो फॉर्मेट लिख के दिया था कॉस्ट शीट का, उसके अंदर आपने हमको सिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए एरो मार्क कहाँ से आता है. उसका एरो मार्क हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वहाँ से करते हैं. इनफैक्ट हम लोग वर्किंग कैसे करते हैं? हमारा कॉस्ट शीट का अगर फॉर्मेट याद रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस परचेस एड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, एड टू दैट डायरेक्ट वेजेस, एड टू दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, एड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड टू दैट ओपनिंग WIP लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. यहाँ पे हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट नहीं करते हैं. फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद हम बोलते हैं ऐड क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग. इन सबको ऐड कर दो, उसकी टोटलिंग कर दो, और उस टोटलिंग को क्या करेंगे बाद में? लेस फ्रॉम दैट सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप. फिर जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद में बोलते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एड सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर बाद में एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. मतलब हम लोग हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में फिनिश गुड्स को कंसिडर नहीं करते. हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में R&D, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग, ये सब कंसिडर करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, आई रिपीट, ये सब कंसिडर करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वहां पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते हैं. समझ मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन प्रॉब्लम बोल रहा है नहीं ऐसा मत करो यार, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट के वहीं पे एडजस्ट कर लो. बोलूंगा ठीक है. मतलब इसके दो मतलब रह सकते हैं, दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन रह सकते हैं. पहला इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा कि इस प्रॉब्लम में शायद R&D, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोडक्शन एंड प्राइमरी पैकिंग है ही नहीं. अगर वो है ही नहीं तो फैक्ट्री कॉस्ट में ये सब ऐड करने का तो जीरो ऐड करने का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री कॉस्ट विल बी एग्जैक्टली सेम. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? दिस इज वन ऑप्शन. और सेकंड ऑप्शन कि नहीं सर वो है प्रॉब्लम में अपने को दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्राइमरी पैकिंग दिया हुआ है, जस्ट एग्जांपल, R&D दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल दिया हुआ है. फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा? नहीं फिर रहने दो बाबा, उसको दिया हुआ रहेगा तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? पहले फैक्ट्री कॉस्ट आने दो. फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट कर लो. फिर तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है ना, उसको बोलोगे आप लोग क्या सब टोटल, उसका नाम मत दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर बाद में उसके बाद में बोलो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, फिर उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा करके बोलना पड़ेगा. फॉर्मेट को अपने को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा. फिर समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर प्रॉब्लम को ठीक से देखोगे तो खर्चा ऊपर आ चुका था. खर्चे में कौन था? डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट वेजेस था, प्रोडक्शन ओवरहेड्स था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स था. बट R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग ऐसा कुछ झमेला दिया हुआ नहीं है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो हम बच गए. जो पहला मेरा अजम्पशन था, दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन मैंने बोला, उसमें से पहला इंटरप्रिटेशन चलने वाला है. कौन सा? इस प्रॉब्लम में R&D का जगह नहीं बनाया तो भी चलेगा. R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड लेस सेल ऑफ स्क्रैप, उसका जगह नहीं बनाया तो भी चलेगा. सब कुछ समझा क्या? घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. Yes. Okay. Next, the cost of raw materials for brown polish is 10% higher than for black. The cost of raw material for brown polish is 10% higher than for black. तो कल मैंने वर्किंग करके दिखाया था, फिर भी चलो और एक बार वर्किंग करता हूं. तो पॉलिश का रकम है कितना?
2,46,000 रुपीज़ का पॉलिश का रकम है। वो 2,46,000 किसका है, ब्लैक का है कि ब्राउन का है कि दोनों का मिला के है, दोनों का मिला के है। तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन है। कितना ब्लैक है पता नहीं, कितना ब्राउन है पता नहीं, लेकिन ब्लैक के मुकाबले ब्राउन 10% ज़्यादा है, ऐसा प्रॉब्लम कहता है। तो अगर मैं कंसिडर करूंगा कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक प्लस थोड़ा थोड़ा ब्राउन इज इक्वल टू टोटल, उनका परसेंटेज, अगर ब्लैक ने सेंचुरी मार ली तो ब्राउन 110 रन पूरा करता है। सर आपको कैसे समझा? क्योंकि उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर। इज 10% ऑफ ब्लैक नहीं बोला, इज 10% हायर देन ब्लैक बोला है। तो अगर ब्लैक का 100 रहेगा तो ये उससे 10% एक्स्ट्रा रहेगा, उससे 10% एक्स्ट्रा रहेगा मतलब 100 के ऊपर 10%, मतलब 110 हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 210। और टोटल की रकम थी कितनी? 2,46,000 थी। तो बोलूंगा ठीक है, फिर 2,46,000 ये अपनी रकम है, तो 100 कितना और 110 कितना? चलो फटाफट वर्किंग करो। 2,46,000 इंटू 100 अपॉन 210, कैलकुलेटर। $2,23,636 एंड मुझे नहीं लगता इतना आएगा करके। 2,46,000 के अंदर 2,23,000 होगा तो कैसे चलेगा? सॉरी 117,143। 1 लाख, हाँ 1,17,000। यस, एंड नेक्स्ट पॉइंट 1,28,827। 1,28,857। 857 ये अपना आंसर आएगा। घाई नहीं करने गए, मन शांत रखने गए। हाँ चल, नहीं तो लॉजिक समझाए सर, कैलकुलेशन मिस्टेक करके आई। तो ऐसा मत सोचो सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूँ, मैं क्लर्क तो बनने वाला हूँ नहीं, तो क्लरिकल मिस्टेक चलता है। नहीं, क्लरिकल मिस्टेक भी नहीं चलता है। ओके चलो ठीक है। तो 117,143 एंड 128,857 अपना आंसर। ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये बराबर है, लेकिन तब मुझे स्ट्राइक होगा कि ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि उन्होंने कैसे बोल के रखा है, देखो जरा। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक। रॉ मटेरियल ये कौन सा खर्चा है? आपको क्या लगता है, रॉ मटेरियल ये वेरिएबल खर्चा है कि रॉ मटेरियल ये फिक्स खर्चा है? वेरिएबल है या फिर फिक्स है, कैसे डिसाइड होता है? वेरिएबल का मतलब क्या है? मोर आर द यूनिट्स, मोर इज द कॉस्ट, लेस आर द यूनिट्स, लेस इज द कॉस्ट। क्लियर? और फिक्स्ड खर्चा, मोर आर द यूनिट्स, सेम इज द कॉस्ट, लेस आर द यूनिट्स, सेम इज द कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड खर्चा। क्लियर? मैं कैसे बोल रहा हूं? क्लास में बच्चे बढ़ गए, क्लास में बच्चे कम हो गए, रेंट तो उतना ही रहेगा। क्लास में बच्चे बढ़ गए, क्लास में बच्चे कम हो गए, ट्यूबलाइट तो उतना ही जलेगा, तो लाइट बिल उतना ही आएगा। क्या रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? तो वो फिक्स खर्चा बन जाता है। बट क्लास में बच्चे बढ़ गए, क्लास में बच्चे कम हो गए, तो नोट्स का खर्चा बढ़ेगा कम होगा? कहते हैं मैं क्या होते, नोट्स का खर्चा बढ़ेगा नहीं तो कम हो जाएगा, नोट्स का खर्चा सेम टू सेम नहीं रहेगा। गॉट द आइडिया? क्लियर ऑल ऑफ यू? श्योर? ओके तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? अब मुझे बताओ रॉ मटेरियल का खर्चा कौन सा है, वेरिएबल है कि फिक्स है? श्योर? पूछ मत, बता। श्योर? ओके। एनीबडी एल्स? श्रुति मैडम? श्रुति ना? हाँ बोलिए। वेरिएबल आंसर दे रहे हो कि गेस कर रहे हो? ओके चलो, सुकेश सर? वेरिएबल। ओके आर्या? वेरिएबल। यस इट्स अ वेरिएबल खर्चा, सवाल ही नहीं है। वेरिएबल खर्चा इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका पर यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के पीछे अगर मुझे 5,000 रुपए का नोट देना पड़ता है, एक बच्चा है जिसे दोनों ग्रुप ज्वाइन किया, मुझे 5,000 रुपए का नोट देना पड़ेगा, काम खत्म। एक बच्चा रहेगा तो 5,000, दो बच्चे रहेंगे तो 10,000, 100 बच्चे आएंगे तो 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा मुझे, सीधा सीधा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एकदम सामने सामने सिंपल चीज है। ज्यादा बच्चे आएंगे ज्यादा खर्चा, कम बच्चे आएंगे कम खर्चा, लेकिन हर एक बच्चे के पीछे 5,000 का खर्चा फिक्स है। हर एक बच्चे के पीछे 5,000 का खर्चा फिक्स है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि मेरा दोनों का पर यूनिट का अमाउंट सेम आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चेक करता हूं, मेरे ख्याल से अभी हमने कैलकुलेट किया था ब्लैक शू पॉलिश का प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना है, 75 था उन्होंने। चलो ब्राउन का भी चेक करते हैं। उन्होंने बोल कर रखा था ओपनिंग स्टॉक कितना है ब्राउन का, 8,000। इधर इधर मिला करे
और उसका प्रोडक्शन कितना है पता नहीं, छोड़ देंगे। उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3000 और उसका सेल्स कितना है 30,000। 30 + 3 मतलब कितना हो गया 33 - 8 मतलब कितना हो गया 25,000। सो 25,000 क्या अपना प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ ब्राउन और 75,000 क्या अपना प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ ब्लैक। तो बोलूंगा 1,17,143 को 75,000 से डिवाइड करता हूं क्योंकि वो ब्लैक का है, एंड 1,28,857 को 25,000 से डिवाइड करता हूं क्योंकि वो ब्राउन का है। 1,17,143 अपॉन 75,000 1.56। तो अगर सपोज हमारा कैलकुलेशन बराबर रहेगा तो फिर दूसरे इक्वेशन का भी आंसर 1.56 आना चाहिए, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं एक बच्चे को दिया तो 5,000, दूसरे बच्चे को तो भी यूनिट्स का खर्चा कितना 5,000 ही रहने वाला है, टोटल अमाउंट 10,000 हो जाएगी, बट एक एक बच्चे के पीछे 5,000 ही रहने वाला है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो चलो चेक करो 128,857 अपॉन 25,000 मतलब कुछ तो गड़बड़ है 5.15 तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो दिस कैलकुलेशन इज प्रॉब्ली नॉट फिटिंग। ये जो कैलकुलेशन हमने किया वो बराबर नहीं बैठ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ की हमने कंसिडर किया ब्लैक में ब्राउन का ऐड कर दो तो टोटल हो जाएगी, मैं बोलूंगा शाबाश, लेकिन आपको जो 2,46,000 दिया है वो 2,46,000 कौन है ब्लैक की टोटल प्लस ब्राउन की टोटल का टोटलिंग इज इक्वल टू 2,46,000 है। ब्लैक की टोटल किसके ऊपर डिपेंडेंट है ब्लैक के नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू ब्लैक का पर यूनिट। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? और ब्राउन की टोटल किसके ऊपर डिपेंडेंट है ब्राउन के नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू ब्राउन का रेट पर यूनिट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? वो जो अपने को कह रहे हैं कि ब्लैक के मुकाबले ब्राउन का कीमत 10% से ज्यादा है, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर सीए फाउंडेशन के बच्चे को नोट्स देने का है तो 5,000 रुपए का नोट्स देना पड़ता है, और सीए इंटर के बच्चे को नोट्स देने का है तो 5,500 का नोट्स देना पड़ता है। क्या समझ सके मैं कैसे बोल रहा हूं? फाउंडेशन के बच्चे को देने का तो 5,000 एक बच्चे को, और इंटर के बच्चे को देने का तो 5,500 एक बच्चे को, 10% एक्स्ट्रा, 5,000 का 10% मतलब 500, इसलिए 5,500 हो गया। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं? मैं बोलूंगा सर फिर अभी अपना 5,000 और 5,500 इसको डायरेक्टली यूज मत करो, ये भी तो पूछो कि 5,000 वाले आपके पास कितने बच्चे हैं और 5,500 वाले आपके पास कितने बच्चे हैं, तो आपको जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट की टोटलिंग 2,46,000 रहने वाली है। 5,000 और 5,500 की टोटलिंग नहीं कर सकते आप। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? मैं बोलूंगा ठीक है, इसका मतलब मुझे कुछ अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो टेक्निक क्या यूज करना पड़ेगा वो मैं बोलूंगा, चलो फिर फटाफट से वर्किंग करता हूं, जस्ट अ मिनट। कल ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, जो लोगों ने कल ध्यान दिया था उनको शायद इजी जाएगा, जो लोगों ने कल डिस्कस नहीं की, कल ध्यान नहीं दिया रहेगा, फिर कल एब्सेंट है। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब महाराज ने अपने ऊपर अवकृपा कर दी है, मेरा वीडियो अभी तक अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, इसलिए उनको देखने को नहीं मिला रहेगा। तो चलो फिर से बार फटाफट से दिखा देता हूँ। प्लीज़ टेल मी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2,46,000 है। 2,46,000 कौन है टोटल है। इस टोटल के दो टुकड़े करूँगा, थोड़ा थोड़ा ब्लैक थोड़ा थोड़ा ब्राउन, तो वो क्या रहेगा टोटल ऑफ ब्लैक एंड टोटल ऑफ ब्राउन रहने वाला है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? और टोटल कैसे बनता है मैं बोलूँगा सर फिर अभी आप ऊपर से नीचे मत आओ, हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। मतलब मैं कंसिडर करूँगा फिर कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक और थोड़ा थोड़ा ब्राउन, इसका क्या रहेगा आपका कॉस्ट का रेशियो रहेगा। इसकी कॉस्ट अगर 100 रुपया रहती है तो इसकी कॉस्ट 110 रुपया रहती है। जैसा फाउंडेशन के बच्चे को 5,000 रुपए का नोट्स और इंटर के बच्चे को 5,500 का नोट्स, 10% एक्स्ट्रा। ये क्या है, ये उनका कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो है। ब्राउन को ज्यादा मटेरियल लगता है और ब्लैक को कम मटेरियल लगता है। नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स का रेशियो कंसीडर करना पड़ेगा। यूनिट्स का रेशियो हमने अभी भी गर्मा गर्म ताजा ताजा कैलकुलेट किया था 75,000 एंड 25,000। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट को, आई रिपीट, अगर कॉस्ट पर यूनिट को मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी टोटल मिल जाएगी। समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? सो प्लीज टेल मी ये 100 करेक्ट है कि 100 हमने अज्यूम किया हुआ है? अज्यूम किया हुआ है, वो रेशियो है। इट्स नॉट अ करेक्ट अमाउंट, इट इज नॉट सीपीयू, इट इज द कॉस्ट रेशियो। इफ दिस इज 100 then that is 110, so if it is 10 this will be 11, if it is 20 this will be 22। हम सिर्फ वो रेशियो कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सीपीयू है, मैं बोल रहा हूं ये कॉस्ट का रेशियो है और ये यूनिट्स का रेशियो है। तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल के वैल्यू का रेशियो मिल जाएगा। वो कितना रहेगा 75,000 के आगे 00 मतलब 75 लाख।
और ये कितना रहेगा रे 26,50,000 कितना आएगा बोलो 27,50,000 ऐसा सिया कहती है, बाकी सब लोग चेक करो प्लीज, डोंट कॉपी। मतलब मैं कह सकता हूं फिर 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, बाबा लोग 4 जीरो कैंसिल, तो रेशियो बन जाएगा कितना 750:275। अब ये किसका रेशियो है, ये टोटल के वैल्यू का रेशियो है, और 2,46,000 जो भी क्या था वो भी टोटल वैल्यू थी। सो टोटल के वैल्यू का रेशियो कैन बी यूज फॉर टोटल का अमाउंट। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा फिर 2,46,000 को 750:275 रेशियो में डिवाइड करूंगा। 2,46,000 इंटू 750 अपॉन कितना बोलो रे 1025, एंड अगेन 2,46,000 इंटू 275 अपॉन 1025। बोलिए कितना आंसर आता है 1,80,000 एंड 66,000। सर ये कुछ तो भयंकर आंसर आ गया अपना, तभी तो कुछ तो अलग ही आंसर था। 1,17,000 आया था और 1,83,000 आया था, ये कुछ तो अलग ही है। मैं बोलूँगा अपना आंसर करेक्ट है क्या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा। सर हमने अभी भी ऑब्जर्व किया था कि वेरिएबल कॉस्ट का स्पेशलिटी क्या रहता है, पर यूनिट का अमाउंट कांस्टेंट रहना चाहिए। तो चलो फिर 1,80,000 को मैं 75,000 से डिवाइड करके देखता हूँ, और 66,000 को मैं 25,000 से डिवाइड करके देखता हूँ। अगर दोनों का आंसर सेम आया या फिर पहले के मुकाबले दूसरे का आंसर 10% से एक्स्ट्रा आया तो मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है। पहले का आंसर कितना बोलो 2.40, तो दूसरे का आंसर क्या आना चाहिए 2.64 आना चाहिए। क्यों, बिकॉज उन्होंने बोल के रखा है द कॉस्ट ऑफ ब्राउन इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक। तो ये 100 रहेगी तो वो 110, ये 10 रहेगी तो वो 11, ये 20 रहेगी तो वो 22, लेकिन ये 2 रुपया 40 पैसा है तो वो 2 रुपया 64 पैसा बन जाएगी। क्लियर, घर के बच्चे समझा करें। हाँ सर। तो फिर आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी हुई है। कौन है सबसे लास्ट में, कौन आया रे? ओके, सिद्धांत, मैथिली आणि रसिका। रसिका कळलं वाला? हो समझ। ओके, तो फिर अभी मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि एक नया इक्वेशन मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है, व्हेन द प्रॉब्लम, ठीक से सुनिए, व्हेन द प्रॉब्लम गिव्स अस द कंबाइंड अमाउंट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स और 2 डिफरेंट आउटपुट्स, एंड आई वांट टू डिवाइड द कंबाइंड अमाउंट इनटू 2 डिफरेंट आउटपुट्स, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेम। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा वो अमाउंट कौन से कॉस्ट की है, इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट और इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट। इफ इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट देन जनरली द रेशियो गिवन बाय देम एज कॉस्ट रेशियो is talking about cost per unit का ratio. Cost per unit का ratio cannot be applied on total amount. That cost per unit ratio will have to be divided or converted, sorry for that, cost per unit ratio will have to be converted into total value ratio. How to convert cost per unit ratio into total value ratio? Simple, cost ratio into units ratio is equal to value ratio. I repeat, cost ratio into units ratio is equal to value ratio. Repeating for the last time, cost ratio into units ratio is equal to value ratio. ये आंसर जो आने वाला है उसको यूज करके हम लोग जो रेशियो आएगा उसको यूज करके हम लोग टोटल अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं, उसके पहले डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये लॉजिक अब मैं याद रखूंगा। पहला पॉइंट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए, देन बट देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टिन्स। मतलब क्या रहे, उनका कॉस्ट रेशियो 1:1 पकड़ने का है। इसकी कॉस्ट 1 रुपया रहेगी, उसकी भी कॉस्ट 1 रुपया रहेगी, इसकी कॉस्ट 10, उसकी भी कॉस्ट 10। पॉलिश की कॉस्ट कैसी है, एक की 100 रुपया रहेगी तो दूसरे की 110 है। और टिन की कॉस्ट कैसी है, एक की 100 रुपया रहेगी, दूसरे की भी 100 रुपये रहेगी, बिकॉज दे हैव टोल्ड दैट द कॉस्ट ऑफ टिन इज सेम। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन पॉलिश आर 8% हायर देन दोस फॉर ब्लैक पॉलिश। डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन का 8% ज्यादा है, मतलब ब्लैक का कितना पकड़ने का 100, तो ब्राउन का कितना पकड़ने का 108। आपका क्या ख्याल है, डायरेक्ट वेजेस कौन सा खर्चा है, वेरिएबल खर्चा है कि फिक्स खर्चा है? आइए, डायरेक्ट वेजेस कौन सा खर्चा है, फिक्स खर्चा है कि वेरिएबल खर्चा है? जनरली, ठीक से सुनिए, अभी आपके मन में फिक्स आना लाजमी है, क्योंकि अपने दिमाग में क्या रहता है, वर्कर को वेजेस मिलता है पर मंथ, वर्कर को वेजेस मिलता है पर मंथ, ऐसा अपने मन में रहता है, तो पर मंथ इसका मतलब फिक्स है। लेकिन याद रखो, वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑफिस में काम करने वाला जो स्टाफ है, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, वो सब लोगों को पर मंथ सैलरी रहता है। सेल्स का काम करने वाले लोग जो रहते हैं उन लोगों को कमीशन ज़्यादा मिलता है, उनको फिक्स अमाउंट बहुत कम रहती है। अभी आप आने के पहले आर्य बैठा था यहाँ पे, और क्या नाम आपका, संपदा बैठी थी, तो यहाँ पे टाटा स्काई का आदमी आके इंटरनेट चालू कर रहा था।
उसको पेमेंट कैसे मिलता है? ऑन नंबर ऑफ कनेक्शन विच ही गिव्स। वो स्विगी वाला आदमी नंबर ऑफ डिलीवरीज विच ही गिव्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो घर पे बैठा रहेगा, बाबा मेरे को परमानेंट सैलरी मिला, मैं नहीं जाऊँगा, ये बहुत दूर है, नहीं ऑर्डर नहीं लेता हूँ, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जनरली कंपनी क्या करती है, ऑफिस में बैठने वाले लोग जो रहते हैं, जहाँ पे हम लोग जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग, क्योंकि हमको ये झमेला नहीं चाहिए, हम लोग क्या बोलेंगे, हमको फिक्स्ड अमाउंट बराबर से दे देना, हम लोग शांति से काम कर सकेंगे। भागम दौड़ी का काम हमको करने का नहीं है, हमको धूप में भागने का नहीं, बारिश में भागने का नहीं है। हम लोग आराम से एसी केबिन में बैठेंगे, कंप्यूटर पे काम करेंगे और बराबर से पैसा छापेंगे, कंपनी के लिए भी छापेंगे और खुद के लिए भी छापेंगे। लेकिन एक आपको फिर फिक्स्ड अमाउंट मिलती है। जो फैक्ट्री में काम करता है प्रोडक्शन का, उसको जनरली वेरिएबल अमाउंट मिलता है। ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा वेजेस, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो कम वेजेस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो कम वेजेस। मतलब डायरेक्ट वेजेस कौन सा खर्चा बन गया? वेरिएबल। सेल्स का सैलरी जनरली वेरिएबल रहता है, प्रोडक्शन वाले वर्कर्स का सैलरी जनरली वेरिएबल रहता है, ऑफिस का अमाउंट जनरली फिक्स रहता है। हम लोगों को क्या मन में रहता है, आपके डैडी को ऐसा सैलरी मिलता है मतलब सबको वैसे मिलता रहेगा। दैट्स नॉट द केस। इवन इफ द फैक्ट्री में हैव सम सिस्टम्स कि सम एलिमेंट इज कांस्टेंट एंड सम एलिमेंट इज चेंजिंग। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपने को एक टॉपिक है, अभी कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट कॉस्टिंग हो जाएगा, यूनिट कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, फिर मटेरियल नाम का टॉपिक सिखाऊंगा। मटेरियल नाम का टॉपिक सिखाने के बाद में मैं लेबर नाम का टॉपिक सिखाऊंगा, तब मैं वेजेस के अलग अलग मेथड सिखाने वाला हूँ। वेजेस देने के जो अलग अलग मेथड रहते हैं वो सब सिखाने वाला हूँ, उसका डिटेल सिखाने वाला हूँ। तो एक्चुअली स्पीकिंग मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्लास में बच्चों को कि कॉस्ट शीट कैसा टॉपिक है। तो कॉस्ट शीट मतलब लॉन्ग शॉट है, पिक्चर कभी देखा रहेगा तो लॉन्ग शॉट रहता है, पहले बाद में जूम करते हैं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो अभी लॉन्ग शॉट में पूरा कॉस्ट शीट दिख रहा है अपने को, बाद में हम लोग जूमिंग करेंगे। कॉस्ट शीट का पहला एलिमेंट कौन है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर मटेरियल के ऊपर जूमिंग करेंगे, उसका हम लोग साइंस सीखने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार बाहर आएंगे, जूम आउट करेंगे, फिर से जूम इन लेबर के ऊपर, फिर लेबर का अंडरस्टैंडिंग करने का कोशिश करेंगे। एक बार वो हो गया, चलो फिर जूम आउट, फिर नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसको जूम इन करके हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो इट इज कंटिन्यूसली जूमिंग जूम आउट, जूम इन जूम आउट। तो पहले मैं तुमको पूरा पिक्चर दिखा रहा हूँ, कॉस्ट शीट ऐसे दिखती है, और बाद में कॉस्ट शीट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है, उसको एस्टिमेट कैसे करने का, कंट्रोल कैसे करने का, एस्टिमेट कैसे करने का, कंट्रोल कैसे करने का, वो अपने को सीखने का। रिडक्शन का झमेला अपने सिर पे ज़्यादा नहीं, वो फाइनल में करेंगे बाद में आगे चल के। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो अब मुझे याद रखने का है कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड आई कैन सेफली अज्यूम, ठीक से सुनिएगा, इफ नथिंग इज मेंशन्ड आई कैन सेफली अज्यूम दैट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस दे आर वेरिएबल। रिपीटिंग अगेन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, मेरा सेंटेंस हमेशा याद रखना, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ समथिंग इज मेंशन्ड फॉलो द सेम। If nothing is mentioned, then we can safely assume that direct material and direct wages are variable and everything else is fixed, including direct expenses, वो भी फिक्स्ड है। बच्चे लोग बोलते सर ऐसा कैसे? डायरेक्ट मटेरियल अगर वेरिएबल है और डायरेक्ट लेबर अगर वेरिएबल है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल रहना चाहिए ना सर। दोनों डायरेक्ट अगर वेरिएबल है तो तीसरा डायरेक्ट भी वेरिएबल कर दो। मैं बोलूँगा वैसा नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद रहेगा तो। कौन सा एग्जांपल दिया था? कि गणपति का मूर्ति बनाने का फॉर्मेट रहता है, गणपति का मूर्ति बनाने का साचा रहता है। तो एक छोटा गणपति बनाने का अपने को, एक बड़ा गणपति बनाने का, एक बड़ा गणपति बनाने का है। दगड़ू सेठ हलवाई का ही हमको अगर गणपति का मूर्ति का प्रतिकृति बनाने का रहेगा, बहुत सारा हमारा गणपति का कारखाना है, मूर्ति बनाने का कारखाना है, शाडू का मूर्ति, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति हम लोग बनाते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस मुझे मालूम है कोई कोई लोगों के घर में छोटा गणपति रहता है, 1 फीट का 1.5 फीट का गणपति बनाएंगे, कोई लोग बड़ा रखेंगे 2 फीट का, कोई लोग और बड़ा करेंगे 3 फीट का, कोई लोग और बड़ा करेंगे 5 फीट का। तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं भाई दगड़ू शेठ का गणपति है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है बैठने का, उसका एक बॉडी का पोस्चर है, उसका मुकुट का स्टाइल है। समझे मैं कैसे? उसके हाथ में कौन सा चीज़ रहेगा वो सब फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट बना के रखा। 5 फीट का फॉर्मेट बना तो उसके अंदर सिर्फ 5 फीट का गणपति बनेगा। 1 फीट का भी बनाना पड़ेगा, और 2 फीट का भी बनाना पड़ेगा, और 3 फीट का भी बनाना पड़ेगा, और 5 फीट का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने को दिखता है कि जनरली लोग इतने साइज के गणपति मांगते हैं। फिर 1 फीट का गणपति का अगर मैंने फॉर्मेट साथ बना के रखा रहेगा, तो आपको क्या लगता है एक फॉर्मेट से मैं कितना गणपति बनाऊंगा? एक ही गणपति बनाऊंगा कि बहुत सारे बनाऊंगा? बहुत सारे बनाऊंगा। मतलब डायरेक्ट मटेरियल तो जितने ज़्यादा गणपति उतना ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस लगेगा, जितने ज़्यादा गणपति उतना ज़्यादा शाडू का मिट्टी लगेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? डायरेक्ट वर्कर्स, जितने ज़्यादा गणपति बनाएगा उतना वर्कर ज़्यादा चार्जेस लगेगा अपने को। अरे एक काम थोड़ी किया मैंने। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन जितने ज़्यादा गणपति उतना ज़्यादा फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट एक ही रहेगा। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ नथिंग इज मेंशन्ड कैन बी अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। गणपति बढ़ गया, फॉर्मेट बढ़ गया, गणपति कम हो गया, फॉर्मेट कम हो गया, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट तो वही रहने वाला, 1 फीट का एक 2 फीट का एक, 3 फीट का एक, 4 फीट का एक, बस बाकी कुछ नहीं। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? अरे बोलो, आवाज़ में दम नहीं है, समझ में आ रहा है श्योरली कि बाउंसर जा रहा है।
नहीं समझा तो पूछने का बाबा लोग। देखो तुमको सिलेबस में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसमें से सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट मुझे लगता है कि कॉस्टिंग एंड एफएम है। वो मैं सिखाता हूँ, इसके लिए ऐसा नहीं, मैं तो बाकी सब्जेक्ट भी सिखाता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं अकाउंट भी सिखाता हूँ, टैक्स भी सिखाता हूँ, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट द थिंग इज दैट बाकी सब सब्जेक्ट में आपको नंबर 1 जो उस सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड्स है या फिर जो उस सब्जेक्ट का कानून है उसके तरफ पहले देखना पड़ता है, और फिर तुम्हारा क्रिएटिव लॉजिक देखना पड़ता है। तो मतलब योर क्रिएटिविटी इज हैविंग बाउंड्रीज, यू कैनॉट गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड, यू कैनॉट गो बियॉन्ड द लॉ। वेयर कॉस्टिंग एंड एफएम में देर इज नो बाउंड्री, देर इज नो स्टैंडर्ड, यू आर जस्ट इक्वल टू अंडरस्टैंड योर माइंड कि बाबा नहीं ऐसा करेगा तो क्या होगा, वैसा करेगा तो क्या होगा, फिर मैं ऐसा करके देखता हूं तो क्या हो सकता है। देर इज नो स्टैंडर्ड। अ कंपनी कैन ऑलवेज गो ऑन फाइंडिंग आउट न्यू थिंग्स। गूगल बोल रहा था कि यार सब कुछ अच्छा है, बोलो सर्च करे सब कुछ ठीक है, देर इज नो प्रॉब्लम। एंड ऑल ऑफ ए सडन कोई चैट जीपीटी आता है, बोलते हैं हम लोग नया चीज चालू करेंगे। हम लोग एक्चुअली बिजनेस बनाने वाले लोग हैं, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग एक्चुअली बिजनेस बनाने वाले लोग हैं। कॉस्टिंग एंड एफएम में हम क्या करते हैं, हम किसी छोटे पर्टिकुलर पौधे को लगा के उसको बड़ा करने का कोशिश करते हैं, और अकाउंटिंग क्या करता है, उस पौधे को साइड से कंपाउंड डाल के रखता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अकाउंटिंग क्या करता है, उसको काटने का, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए गार्डन के अंदर, वो सब अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग ये नहीं बोलते कि पौधे को बड़ा कैसे करो, कौन सा पौधा लगाओ, यहाँ पे क्या करने का कैसे, वो नहीं बताता है, वो सब कॉस्टिंग और एफएम बताता है। Are you getting the point what I am trying to specify? So very interesting subjects they are. Try to understand them more properly. Let me go back again to my basic principle. If nothing is mentioned, direct material and direct wages are, and all other expenses are, all other including direct expenses, all other expenses are fixed. सबको समझा क्या? Any difficulty? Clear? तो मैं छोटा सा चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, जो हमने इसके पहले भी किया था। अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा तो फर्स्ट लेक्चर में चार्ट सिखाया हुआ था। तो मैंने क्या कर दिया, नेचर, फंक्शन एंड बिहेवियर। देखो जी देखो, डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी डायरेक्ट में कौन जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, और इनडायरेक्ट इधर चला गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स। लेकिन बाद में मैं जब उनका फंक्शन में से बिहेवियर की तरफ जंप करना चाहता हूं, तो जरा ग्रीन एरो मार्क्स स्पाइडरमैन जरा ठीक से देखिए, उसके धागे कहां से कहां जा रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल का धागा निकल के कहां पे चला गया, वेरिएबल में चला गया। डायरेक्ट लेबर का धागा कहां पे चला गया, वेरिएबल में चला गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का धागा ऊपर जा रहा है बाबा लोग, फिक्स कॉस्ट में। मिला क्या आपको सबको? और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड सब लोग ऊपर जा रहे हैं फिक्स कॉस्ट में। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओनली डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर वेरिएबल, एवरीबडी एल्स इज फिक्स्ड। सबको समझा क्या? तो आपके पास चार्ट मेरे ख्याल से रेडी है। उस चार्ट में प्लीज जरा फटाफट से पेंसिल से एरो मार्क अच्छे से कीजिएगा, बाद में घर जाने के बाद स्पाइडरमैन अटकना नहीं चाहिए उधर। ऐसा जाल बिछाया कि स्पाइडरमैन अटक गया, उसका कुछ मतलब नहीं। हो गया जाल बिछा के? शैल आई गो अहेड? घर के बच्चे, शैल आई गो अहेड? Yes, sir. सर एकच मिनट। चलेगा, कर दीजिए फटाफट से, फिर मैं भी आगे जा सकूंगा।
शैल आई गो अहेड नम्रता मैडम? चलो वेरी गुड. सिद्धांत सर शैल आई गो अहेड? यस सर. ओके वेरी गुड. चलिए जी, तो डायरेक्ट वेजेस के लिए भी मैं बोलूंगा ये 8% जो है ना, डायरेक्टली 100 और 108 का रेशियो यूज करके डिवाइड नहीं करने का, क्योंकि 100 और 108 का जो रेशियो रहेगा वो कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो है. उसको अपने को यूनिट्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका वैल्यू रेशियो मिल जाएगी, उसका वैल्यू रेशियो मिल जाएगा, और जो वैल्यू रेशियो मिल जाएगा उसको यूज करके हम वेजेस को डिवाइड कर सकते हैं. सो पॉलिश के लिए और टिन के लिए और डायरेक्ट वेजेस के लिए आपने कोई इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. कौन सा इक्वेशन? कॉस्ट रेशियो इंटू यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो. उन्होंने दिया हुआ 100:110, उन्होंने दिया हुआ 1:1, उन्होंने दिया हुआ 100:108. डायरेक्टली यूज करके नहीं चलेगा. क्लियर? श्योर? चलो गुड. नेक्स्ट पार्ट किधर गया? एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वैरी विद डायरेक्ट वेजेस. प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वैरी विद डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस का जो रेशो है उसी रेशो में प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी डिवाइड कर दो. प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए फिर से नया रेशो ढूंढने की जरूरत नहीं है. मैं बोलूँगा अच्छी बात है. अगला पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स इज अब्सॉर्ब्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड. एट अ यूनिफॉर्म रेट. रेट शब्द आया मतलब वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल, क्योंकि बोल रहे हैं कि रेट के हिसाब से जाने वाला है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं. संपदा का बर्थडे ऐसा कंसिडर करेंगे. ओके संपदा, तुम्हारा बर्थडे. संपदा ने डिसाइड किया कि सर मैं फाउंडेशन पास हो गई, मुझे सबको अपने क्लास में जो बच्चे लोग हैं उनको सबको गिफ्ट देने का था, लेकिन फाउंडेशन पास हो गई तो मुझे पता नहीं था क्लास में कौन से बच्चे हैं क्या है वगैरह करके. तो इसके लिए मैं तभी कुछ नहीं किया था. अभी मेरा बर्थडे आ गया तो मैं क्लास में सब बच्चों को कैलकुलेटर देना चाहती हूँ. आई सेड ग्रेट, वेरी नाइस. तो सर क्लास में कितने बच्चे बताओ? फाउंडेशन के बच्चे, इंटर के बच्चे, सबको मैं 12 डिजिट का कैलकुलेटर देती हूँ जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वैसे मैं बराबर से लगी. मैं बोला ठीक है. तो मैंने उसको पता दिया बाबा फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में लगा आपने इतने इतने बच्चे हैं. फिर संपदा की दुकान में दुकानदार को पूछा कैलकुलेटर कितने का, ऐसा वाला कैलकुलेटर. दुकानदार ने बोला कि वो एक एक कैलकुलेटर 175 रुपये का है, 175 रुपीज़ का है. संपदा सेड ओके, तो मुझे लेटर से 100 कैलकुलेटर्स दे दो, जस्ट एग्जाम्पल. कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहना चाहिए, इसके लिए 100 कंसिडर करता हूँ. तो दुकानदार ने बोला फिर 175 इंटू 100, इसका मतलब क्या हो गया? 17,500 रुपीज़ लगे. संपदा बोले कि ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं भी घर पे जाती हूँ, आप अभी बुक करके रखो, कल मेरा क्लास है तब मुझे जाते लेके जाने का क्लास को, तब तक आप ला के रखो, आऊँगी तब मैं आपको कैश दे दूँगी और वहाँ से फिर हम लोग क्लास को लेके जाएंगे. बोला दुकानदार बोला ठीक है मैडम नो प्रॉब्लम. तो संपदा घर पे गई, डैडी को बोला पिताजी ऐसा है मुझे बर्थडे को डिस्ट्रीब्यूट करने का है, तो 17,500 रुपये का कैलकुलेटर लगने वाला है. पिताजी ने बोला टेंशन मत ले, अभी अभी देता हूँ. तो सिंस यू हैव क्लियर फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वांट टू क्लियर इंटरमीडिएट आल्सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो अभी तुझे मैं जो चाहिए वो देने को तैयार हूँ. तो पिताजी ने उसको 17,500 रुपये कैश में दे दिया. फिर संपदा दूसरे दिन दुकान में चली गई. दुकान में जाने के बाद में दुकानदार ने बोला मैडम थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा कल आपको बताने के टाइम, वो 175 रुपीज़ का नहीं है, 5 रुपये एक्स्ट्रा है, 180 रुपीज़ का है. संपदा ने बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, ये लो 17,500 रुपया और ये लो 5 रुपया. इज इट ओके? इज इट करेक्ट? वाई? बिकॉज वो 175 क्या था? रेट था. रेट का मतलब पर यूनिट. क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? रेट का मतलब पर यूनिट है. तो वो बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड. दैट मींस टेलिंग मी दैट इट इज टू बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल. मतलब संपदा को एक्चुअली क्या करना चाहिए? 5 रुपये एक्स्ट्रा इंटू 100 कैलकुलेटर्स, इसका मतलब 500 रुपये देना चाहिए एक्चुअली स्पीकिंग. उसने 5 रुपये देके नहीं चलेगा, ये लो 17,500 ऊपर से 5 रुपये एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं चलता है. वैसे यहाँ पे भी होने वाला है. रेट शब्द आया मतलब जरा संभल के. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उधर तो आगे क्लियर बोल कर गया रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड. सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड. रेट पर टिन ऑफ पॉलिश प्रोड्यूस्ड नहीं बोला है. मतलब वो तुम्हारा यूनिट्स रेशियो जो रहेगा ना, यूनिट्स रेशियो वो 75,000:25,000 का रेशियो नहीं चलेगा, क्योंकि 75,000 क्या है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक है. 25,000 क्या है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन है. क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमको कौन चाहिए? सेल्स चाहिए. मतलब रेशियो क्या रहना चाहिए? 72:30 का रेशियो लगेगा बाद में. किसके टाइम? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग के टाइम. बट मटेरियल के लिए मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. वेजेस के लिए वेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. मतलब वहां पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे? 75:25. क्या समझ सकते मैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स तो उन्होंने खुद ही बोल कर रखा है वेजेस के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो अपने को दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? घर के बच्चे समझा क्या रे?
यस सर। यस। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। तो ऐसा करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन पहले लिख के लेंगे और उसके बाद में हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन सर एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है, ये अपने समझ की बात है। जो मैंने अलग गड़बड़ किया अभी 1 घंटे से, तो उसका क्या बेसिक समरी है वो यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है। क्लियर? चल फटाफट से लिख के ले लो ऑब्जर्वेशंस। अच्छा है ना प्रॉब्लम? ये बोलो ना, ऐसा क्या करते हो? अच्छा बोलने का रे, ऐसे तुम शांत बैठोगे तो कैसे चलेगा? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने को 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करने का है। एक सब्जेक्ट कॉस्टिंग है, उसके प्रिंसिपल्स। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है कि जिसमें किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है, और तीसरा मैनेजमेंट। ऐसे 3 अलग अलग साइंसेस को हम लोग मिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट को मिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। सर स्क्रीन दिसत नाही. काय म्हणते बाळा? सॉरी, एक मिनिट हां, कनेक्टेड आहे तो. दिख रहा है अभी? हा सर. ओके,
चल लिखे हो गए ऑब्जर्वेशंस, चल आई गो अहेड। अब मुझे क्या करना है बाकी अभी तक आकांक्षा? हाँ जी, पिक वेक। ओके जी, अब आगे जाएंगे हम लोग, अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। बट ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। हमेशा की तरह पर्टिकुलर्स रुपीज़, टोटल रुपीज़ और पर यूनिट रुपीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो कॉलम्स है। एक पर्टिकुलर्स का बाद में है ब्लैक और दूसरा कॉलम है ब्राउन। सो अमाउंट के दो कॉलम है, ब्लैक एंड ब्राउन। फिर ब्लैक, सुनिए तो सही, ब्लैक कॉलम के अंदर दो सब कॉलम्स है, एक का नाम है टोटल, दूसरे का नाम है पर यूनिट। सिमिलरली ब्राउन के अंदर भी दो कॉलम है, टोटल एंड पर यूनिट। तो सब मिला के ऐसा देखा जाएगा तो 5 अमाउंट के कॉलम है, पर्टिकुलर्स, बाद में ब्लैक का टोटल, ब्लैक का पर यूनिट, और फिर ब्राउन का टोटल, ब्राउन का पर यूनिट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक फॉर्मेट लिखने का भी स्टाइल है, ज़रा ठीक से देखिएगा। ये जो ऊपर का पार्ट है मेरा हेडिंग, सबसे पहले क्या आएगा मेरा? ये मेरा वर्किंग नोट है, ये हमने इक्वेशन सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। तो फटाफट से यहाँ पे कर दूंगा। ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो रे? 2400 याद रहेगा तो। उसका प्रोडक्शन मालूम नहीं है, उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 3000 था मेरे ख्याल से, और उसका सेल्स कितना था रे? जस्ट अ मिनट, या 5400 था, 5472,000 है। सो राइट हियर 5472,000। देयरफॉर प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना था अपना? 75,000। और ब्राउन के बारे में ओपनिंग स्टॉक कितना था उसका? ब्राउन का ओपनिंग स्टॉक था 8,000 और प्रोडक्शन मालूम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 एंड सेल्स 30,000 है। सो 8,000 प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू 3,000 प्लस 30,000। देयरफॉर प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना रहे? 25,000। ये सबसे पहले वर्किंग नोट लिख दिया। फिर मेरा हेडिंग आएगा कॉस्ट शीट ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? भूल गए सब कुछ। ब्राइट शू पॉलिश कंपनी, कंपनी का नाम है ब्राइट शू पॉलिश कंपनी। फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश। फिर ब्लैक कितना है, ब्राउन कितना है, अपने को मालूम करने का बाकी है। अभी ठीक से देखिए, इसको एक लाइन लगेगा, इसको 2 लाइन लगेंगे, इसको 1 लाइन लगेगा। ऐसा सब मिला के 4 लाइन का हेडिंग है, और ये ऊपर का अपना मेन हेडिंग है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 4 लाइन फॉर कॉलम हेडिंग है, 1 लाइन फॉर कॉस्ट शीट हेडिंग है, और उसके बाद में फिर तुम्हारा ये फॉर्मेट बनने वाला है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके अंदर क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल में टिन है, पॉलिश है, डायरेक्ट वेजेस है, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, फिर बाद में फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, फिर सब टोटलिंग आएगी, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आएंगे, फिर बाद में एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होगा। मतलब कम से कम 18 लाइन का अपने को फॉर्मेट बनाने का है, मिनिमम 18 लाइन्स। चलो फटाफट से बना लो। पहले इक्वेशन लिखो ऊपर वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। अपना आंसर चालू हो चुका है अभी। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स इज अ पार्ट ऑफ आंसर, रिमेंबर।
कम से कम 18 से 20 लाइन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा। सर तुमची स्क्रीन ब्लर दिसते. हो ब्लर दिसतो. आता ठीक झाली का अजून पण ब्लरच आहे? फॉर्मॅट नाही दिसत आहे. नाउ कैन यू सी इट? येस मैथिली, रसिका, सिद्धांत. नो. नो सर. काय प्रॉब्लेम काय आहे तुम्हाला सांगा? ब्लर दिसतोय, खूप दिसतच नाहीये. खूप ब्लर आहे. आता ठीक आहे का बघा, सांगा प्लीज मला. नाही सर. नाही. अजूनही नाही. Now how about it? Is it okay? हेलो. नो सर. अच्छा, मी मीटिंग लीव झालं करतो. हा हा झालं. सर. नाही नाही हो गया. झालं आता. या ओके. ओके चलिए, अब मैं लिखूंगा अपना कॉस्ट शीट के अंदर का पर्टिकुलर कॉलम में प्रोडक्शन कितना है अपना. देखो ज़रा, प्रोडक्शन है मेरे ख्याल से 75,000 यूनिट्स. और सेल्स है 72,000 यूनिट्स. ब्राउन का प्रोडक्शन कितना है? ब्राउन का प्रोडक्शन है 25,000 यूनिट्स एंड सेल्स कितना है 30,000 यूनिट्स. चलो, अब सबसे पहला आइटम कौन सा रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल. लिख दो डायरेक्ट मटेरियल अंडरलाइन. उसके नीचे आएगा पॉलिश, वर्किंग नोट नंबर 1. उसके नीचे टिन, वर्किंग नोट नंबर 2. अमाउंट सब पेंडिंग है अभी तक मेरा. उसके नीचे डायरेक्ट लेबर, वर्किंग नोट नंबर 3. इन तीनों का टोटलिंग करूंगा, मिल जाएगा मुझे प्राइम कॉस्ट.
Add to that production overheads, working note number 4. Is equal to factory cost. एक्चुअली मुझे पता है कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में मैं डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड नहीं कर सकता हूं, बट इस प्रॉब्लम में क्लियरली बोला है, मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया उसके बारे में, तो अभी लिख दूंगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, वहां पे एक स्टार मार्क किया है, स्टार मार्क का क्या मकसद है बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। सो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, स्टार मार्क, अंडरलाइन, ब्लैक एंड ब्राउन। ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक कितना है चेक करो, ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक है 2400, ब्राउन का है 8000, सो आई टेक हियर 2400 एंड ब्राउन का है 8000। फिर आएगी सब टोटल, लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी में क्या आएगा आपका, ब्लैक का है 5400, ब्राउन का है 3000। फैक्ट्री कॉस्ट एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी इज इक्वल टू सब टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Add to that administration and selling overheads, working note number 5. Is equal to cost of sales. Add profit, which is a balancing figure, is equal to sales. चलो फिर वो स्टार मार्क के लिए कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ दो, और फिर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल पॉलिश। उसका 3 पार्ट है, ऐसा सोचो, पर्टिकुलर्स, ब्लैक, ब्राउन। उसके अंदर कॉस्ट पर यूनिट कितना हमने अज्यूम किया, ये वाला 100 रहेगा तो ये वाला 110 रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोल के रखा है कॉस्ट ऑफ पॉलिश फॉर ब्राउन इज 10% हाइयर देन फॉर ब्लैक। तो यूनिट्स कौन सा लगेगा, प्रोडक्शन का यूनिट्स लगेगा। प्लीज टेल मी व्हाट आर द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ ब्लैक। 75,000 एंड ब्राउन 25 ना। सो फिर कॉस्ट रेशियो इनटू यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो, वो कितनी आएगी आपकी 75 लाख, एंड कितनी बोली थी आपने 27,50,000, मतलब बोलूँगा रेशियो इज 750 is to 275। is to 275। सबके डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी देखो जरा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी आपकी 2,46,000, तो आई टेक इट हियर, इधर लिखूंगा 2,46,000 into 750 upon 1025। बोलो कितना आंसर है, $1,80,000।
and 66,000. Complete. Please come back to the main answer. उधर लेता हूँ 1,80,000 and 66,000. 1,80,000 को 75,000 से डिवाइड किया, $2.40 एंड 66,000 को 25,000 से डिवाइड किया, 2.64. आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. नाउ टिन का खर्चा. शैल आई गो अहेड? वर्किंग नोट नंबर 2, वही वर्किंग आया अपना. वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट मटेरियल ब्रैकेट में टिन, कॉस्ट पर यूनिट ने बोल कर रखा है वो इक्वल रेशियो है उसका, मतलब 1:1. टिन इज सेम, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ टिन इज सेम फॉर बोथ द पॉलिश, बट नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 75,000 एंड 25,000 बिकॉज टिन्स आर रिक्वायर्ड अगेन फॉर प्रोडक्शन. मतलब टोटल वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? फिर से एक बार 75,000 एंड 25,000. सो रेशियो क्या बन जाएगा? 75:25. किसी को सिंप्लीफाई करने का तो 3:1 ले सकता है, दैट इज ओके. तो फिर आंसर क्या आएगा आपका? 1,20,000 इंटू 75 अपॉन 100 एंड 1,20,000 इंटू 25 अपॉन 100. $90,000 एंड 30,000. बराबर ना? प्लीज कम बैक टू द मेन आंसर. उधर लिखूंगा 1,80,000 के नीचे 90,000 एंड 30,000. फिर 1,80,000 को डिवाइड करूंगा किससे? प्रोडक्शन यूनिट से, मतलब 75,000 से. बोलो कितना आंसर आ रहा है? 1.20. और अगर अपना आंसर करेक्ट रहेगा तो दूसरे का भी आंसर 1.20 आना चाहिए. चेक करो 30,000 अपॉन 25,000, 1.20. नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या? डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर का आंसर क्या? चेक करो. द प्रॉब्लम इज टेलिंग यू डायरेक्ट लेबर के बारे में. डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन आर 8% हायर देन दोज फॉर ब्लैक. सो ब्राउन इज 8% हायर देन ब्लैक. मतलब मुझे वर्किंग नोट नंबर 3 करना पड़ेगा. उधर जाके लिखूंगा लेट ब्लैक बी 100, तो ब्राउन बिकम्स 108. वर्किंग नोट नंबर 3, let black be 100, तो brown becomes 108. Number of units are 75,000 and 25,000. So it becomes कितना रहे? 75 लाख एंड कितना रहे? 27 लाख एग्जैक्टली. Therefore, the value ratio is 75:25. हाँ सॉरी 25 नहीं 27. थैंक यू. वेरी गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स. चलो जी, पेजेस की अमाउंट है कितनी? 2,04,000 है. टेबल देखो जरा इधर ऊपर. 2,04,000 दिख रहा है क्या सबको? हाँ. सो 2,04,000 को लेके आऊंगा और बोलूंगा यहाँ पे 2,04,000 इंटू 75 अपॉन 102. सर आपको 102 कहाँ से आया? जादू से आया. वो मेरा बर्थ डेट है, तुम तुम्हारा बर्थ डेट लिखो. 2,04,000 इंटू 75 अपॉन 102, 1,50,000 एंड 54,000. ऐसा मेरा ख्याल है. अपना ख्याल देखो. क्या हुआ? कंफ्यूज हो गई?
काय काय दिसेल आपण काल डिस्कस केलं ना बेटा कॉस्ट रेशो इंटू युनिट्स रेशो टू व्हॅल्यू रेशो त्यात त्यांनी दिलं इकडे वरती प्रॉब्लेम आहे दिला आहे की द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर दॅन फॉर ब्लॅक बट देर इज नो डिफरन्स इन द कॉस्ट ऑफ टिन नो डिफरन्स इन कॉस्ट ऑफ टिन म्हणजे ते 1:1 असणार याचं 1 तर त्याचं पण 1 याचं 10 तर त्याचं पण 10 म्हणून ते नो डिफरन्स असणार म्हणून तो 1:1 रेशो घेतला आणि वेजेससाठी ते म्हणतात की 8% हायर दॅन दोज फॉर ब्लॅक तो इसका 100 है तो उसका 108 बन जाएगा बाकी कुछ नहीं लॉजिक वही है सिर्फ अभी वो जो इन्फॉर्मेशन दे उसको पिकअप करके हम जा रहे हैं बाकी कुछ नहीं तो कितना आया 1,50,000 and 54,000 1,50,000 आणि 54,000 54,000 1,50,000 को 75 से डिवाइड किया मेरे हिसाब से आंसर आता है कितना रे 2 रुपीज़ तो ये आंसर 2.16 आना चाहिए सर आपको कैसे समझा क्योंकि 8% एक्स्ट्रा है लेकिन आप चेक करके देखो 54,000 को 25,000 से डिवाइड करके देखो 2.16 सो वी आर करेक्ट अब आगे जाने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है चलिए जी 1,80,000 प्लस 90 मतलब हो गया 2,70,000 तो 2,70,000 प्लस 1,50,000 बोलो कितना आंसर आ गया 4,20,000 4 2 0 0 0 0 उसको 75,000 से डिवाइड करेंगे 5.60 आणि 66 प्लस 30 प्लस 54 1,50,000 फिर 2.64 1.20 एंड 2.16 बोलो कितना रहे 6 बट आप कैलकुलेट कैसे करोगे डिवीजन से करो प्लीज ओके वेरी गुड वेरी वेरी गुड अगला वन प्रोडक्शन ओवरहेड्स और अपना क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड टू वैरी विथ डायरेक्ट वेजेस मतलब जिस रेशो में डायरेक्ट वेजेस डांस कर रहे हैं उसी रेशो में प्रोडक्शन ओवरहेड भी डांस करेंगे तो डायरेक्ट वेजेस का रेशो अभी हमने चेक किया था डायरेक्ट वेजेस का रेशो क्या था रे तुम्हारा 75:27 सापड़ते क्या है चलो वर्किंग नोट नंबर 4 वर्किंग नोट नंबर 4 आर या पार वर्किंग नोट नंबर 4 क्या कहता है वर्किंग नोट सिंस प्रोडक्शन ओवरहेड्स वैरी विद डायरेक्ट वेजेस द वैल्यू रेशो ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज यूज्ड मतलब कितना 75:27 75:27 मागे नका राहू इकडे तिकडे नका पाहू चला बिगी बिगी पीछे मत रहियो चलिए जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स की रकम कितनी है प्रॉब्लम ने कहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की रकम है किधर गया 3,06,000 सो आई टेक 3,06,000 नाउ 3,06,000 3,06,000 into 75 upon 102 and 3,06,000 into 27 upon 102 2,25,000 and 81,000 कंप्लीट चलिए फिर यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख कितनी 25 ना आणि किती 81 2,25,000 को हम लोग प्रोडक्शन के यूनिट से डिवाइड करेंगे मतलब 75,000 से डिवाइड करेंगे बोलिए कितना आंसर है आपका 3
तो बाद में बोलो 81,000 डिवाइड बाई 25,000 3.24, ये तो होना ही था क्योंकि 108% है वो। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। 4,20,000 प्लस 2,25,000 मतलब होगा कितना 6,45,000। 6,45,000 को हम लोग 75,000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 8.60। अगर अलग आंसर आया तो आपका कैलकुलेटर फेंक दो। वन लाख 50 प्लस 81 मतलब 2,31,000 डिवाइडेड बाई 25,000 बोलो कितना है आंसर 9.24। कंप्लीट। नेक्स्ट, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। स्टार मार्क क्यों करना है? चलिए घर के बच्चे, शैल आई गो अहेड? Yes. यस सर। ओके वेरी गुड। चलिए जी, क्या कहता है ओपनिंग स्टॉक के बारे में प्रॉब्लम? दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वॉज वैल्यूड एट इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, म्हणजे फैक्ट्री कॉस्ट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आदमी हूं, आप मुझे मदद कीजिए, आप मेरे गाइड बन जाइए, आप मुझे दिशा दिखाइए कि भाई ओपनिंग स्टॉक मतलब इस साल बनाया हुआ गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा प्रोडक्शन है कि पिछले साल बना के जो बेच नहीं पाया, इसके लिए पिछले साल के एंड में जो बच गया है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। पिछले साल का बना के बिना बेचा हुआ पड़ा हुआ चीज मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। एम आई करेक्ट? गुड। तो फिर उसके लिए हमको जो कॉस्ट चाहिए है वो इस साल की कॉस्ट चाहिए है कि पिछले साल की कॉस्ट चाहिए है? पिछले साल की कॉस्ट चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज टेलिंग अस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वाज वैल्यूड एट इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं बोलूंगा ठीक है, बट ओपनिंग स्टॉक शुड बी एज पर लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गोइंग टू बी एज पर करंट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट। तो यार बताओ पिछले साल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट आपने दे दिया 2,400 है और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दे दिया 5,400 है। वो क्लोजिंग स्टॉक जो 5,400 है ना, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं क्लोजिंग स्टॉक का आराम से बोल सकता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का, हम लोग फीफो अज्यूम करते याद है क्या आपको? फीफो तो मतलब मैं आराम से कह सकता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के टाइम उसका वैल्यू क्या रहना चाहिए? 8.60 इन केस ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन के लिए 9.24 रहना चाहिए। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? पर यूनिट। बट ओपनिंग स्टॉक के लिए वी वांट टू नो द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर। यू वांट टू नो द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट द सेम। तो फिर मुझे कुछ तो अजम्पशन करना पड़ेगा। क्या अजम्पशन करना पड़ेगा? दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। अगर प्राइस लेवल में चेंज नहीं रहेगा तो इन दैट केस मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि इस साल में जो मटेरियल का प्राइसेस रहेगा वही लास्ट ईयर में रहेगा, इस साल में जो वेजेस का रेट रहेगा वही लास्ट ईयर का वेज रेट रहेगा। मतलब इस साल का प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लास्ट ईयर का प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहेगा। और मुझे ये भी अजम्पशन करना पड़ेगा कि उनका जो मिक्सचर है कि एक ब्लैक पॉलिश के अंदर क्या क्या लगता है, एक ब्राउन पॉलिश के अंदर क्या क्या लगता है और वर्कर कितना टाइम लगाते हैं, वो भी सब कुछ सेम है। देयर इज नो चेंज नाइदर इन द प्राइस लेवल नॉर इन द प्रोडक्शन मेथड। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये अजम्पशन करूंगा तो फिर मैं करंट ईयर के सीपीयू को लास्ट ईयर के लिए भी यूज कर सकता हूं। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? मेरे जो अभी मई के बैच के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि सर अगले साल के बच्चों का, नवंबर के 24 के बच्चों का फीस कितना है? मैं बोलता हूँ सेम एज पर लास्ट ईयर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो वो लोग बोल सकते हैं हाँ सर, मतलब आपका इतना स्टूडेंट्स रहेगा तो आपको इतना फीस मिला रहेगा। बोलता हाँ ठीक है चलेगा, चलिए दिमाग चलाओ। लेकिन अगर सपोज फीस चेंज हो गया रहेगा तो देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू लास्ट ईयर का फीस नहीं चलेगा ना, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू करंट ईयर का फीस लेना पड़ेगा। तो अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? लास्ट ईयर का और करंट ईयर का प्राइस लेवल सेम है, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन मेथड करंट ईयर का प्रोडक्शन मेथड सेम है, मतलब लास्ट ईयर का प्रोडक्शन कॉस्ट एंड करंट ईयर का प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है। मतलब ओपनिंग स्टॉक के लिए भी मैं 8.6 एंड 9.24 ले सकता हूं। अजम्पशन समझा? वरना प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। एक्चुअली स्पीकिंग व्हेनेवर देयर इज ओपनिंग स्टॉक द प्रॉब्लम शुड टेल अस द अमाउंट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट हम लोग नहीं बनाते, हम तो इस साल का कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो लास्ट ईयर के कॉस्ट शीट से आंसर जो है वो उन्होंने खुद बताना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट इट। तो आई एम अज्यूमिंग दैट लास्ट ईयर एंड करंट ईयर इज सेम। क्लियर? चलो स्टार मार्क किया आपने, 2-3 लाइन छोड़ा था वहां पे लिखेंगे हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, पुरेशा माहितीच्या अभावी, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन।
it is assumed that price level and production method is same in last year and current year. Production method is same in last year and current year. Accordingly, the opening stock is valued at current year production cost per net. The opening stock is valued at current year production cost per net. सबको समझा क्या? मज़ा आया? हाँ बोलने का कंपलसरी? चलो ठीक है, ओके। तो मैं कह सकता हूँ 8 रुपया 60 पैसा लिखने से दुनिया की कौन सी भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। और जब ब्लैक का लाइन है तो ब्राउन के कॉलम में डैश कर दूंगा, जब ब्राउन का लाइन है तो ब्लैक के कॉलम में डैश कर दूंगा। फिर 8 रुपया 60 पैसे को 2400 से मल्टीप्लाई करूंगा और 9 रुपया 24 पैसे को 8000 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझे? बोलिए कितना? 8.60 इंटू 2400 आंसर बोलो। 20,640 एंड 9.24 इंटू 8,000 बोलो। सॉरी 73,920। चलिए जी फटाफट से टोटलिंग करेंगे। 6,45,000 प्लस 20,640 इज इक्वल टू 6,65,640 and 2,31,000 plus 73,920 is equal to 3,04,920। 6,65,640 को मैं किस से डिवाइड करूंगा मुझे पता नहीं चल रहा है पर नेट कैलकुलेट करने के लिए। प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा कि ओपनिंग स्टॉक से डिवाइड करूंगा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,400 और प्रोडक्शन कितना था आपका? 75,000 था। तो 75,000 प्लस 2,400 मतलब 77,400 से डिवाइड करूंगा। आंसर आना चाहिए 8.60। अगर अलग आ गया तो कैलकुलेटर फेंक दो। खुद करेगा तो धीरे से फेंको, दूसरे करेगा तो जोर से फेंको। चलो जी चलो, जल्दी जल्दी चलो। अब 3,04,920 को किससे डिवाइड करना है? तो बोलूँगा प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक से डिवाइड करना है। उसका प्रोडक्शन कितना है? 25,000 है मेरे ख्याल से, और प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, मतलब 33,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर 9.24 आना ही चाहिए। नहीं आया तो शनिवार को उपवास चालू करो। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में टेंशन है नहीं, उसका तो घसरगुंडी चलता है। अगर आपको याद रहेगा तो घसरगुंडी कहाँ से चलता है? एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चलता है। बट इस प्रॉब्लम में एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और प्राइमरी पैकिंग एंड R&D एंड क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री कॉस्ट सेम ही है। मतलब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट के वहाँ से एरो मार्क करेंगे तो भी चलेगा। 9.24 का एरो मार्क, अरे क्या रे ऐसा चल रहा है रे, यहाँ तक आ गया। और ये 8.60 का एरो मार्क यहाँ तक आ गया।
कंप्लीट। जब ब्लैक का लाइन चालू है तो ब्राउन में डैश, जब ब्राउन का लाइन चालू है तो ब्लैक में डैश। अभी 8.60 को 5400 से मल्टीप्लाई करो, ले लो हर एक का नाम, आंसर बोल दो। 46 440 एंड 9.24 इंटू 3000, सॉरी 27,720। यहां तक सब लोग बराबर से पहुंच जाते इतना सब करके, लेकिन लास्ट वन को क्लरिकल मिस्टेक, गलती से क्या करते हैं 665 में 46 ऐड कर देते हैं। पापा लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने की चीज है, 665 640 में से 46 440 माइनस कर दीजिएगा। बोलिए कितना आंसर आया? 6,19,200। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? प्रोडक्शन यूनिट से कि ओपनिंग स्टॉक यूनिट से कि ओपनिंग स्टॉक से प्रोडक्शन के सेल्स यूनिट से? सेल्स यूनिट से। सेल्स यूनिट कितना है तुम्हारा? 72,000 ना, तो 8.60 आंसर आना चाहिए। बाद में 3,04,920 में से 27,720 माइनस कर दीजिएगा। 2,77,200 को डिवाइड करो किससे? 30,000 से। बोलो कितना आंसर? 9.24। नाउ वी आर अप्रोचिंग नियर द कंप्लीशन ऑफ आंसर। बड़ा प्रॉब्लम है ना। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, वर्किंग नोट नंबर 5 करना है अपने को। चलिए जी, वर्किंग नोट नंबर 5, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स? एडजस्टमेंट कहता है ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड सेलिंग ओव्हरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ॲट अ युनिफॉर्म रेट, म्हणजे ह्याचा पण रेट जर का 1 असेल तर त्याचा पण रेट 1 असणार आहे. सो रेट रेशियो मतलब कॉस्ट रेशियो क्या बन गया? 1:1. बट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड बोला हुआ है तो 1:1. वर्किंग नोट नंबर 5 में बोलूंगा कॉस्ट रेशियो अज्यूम टू बी 1:1. नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे सेल्स के यूनिट बताओ फटाफट से. 72,000 ना एंड 30,000. तो रेशियो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? 72,000 एंड 30,000. तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 72:30. और एडमिन ओवरहेड्स की अमाउंट है कितनी? 1,02,000. 1,02,000 इसकी अमाउंट है. 1,02,000 इंटू 72 अपॉन क्या रे? 102. एंड 1,02,000 इंटू 30 अपॉन 102 बोलो कितना आया? 72,000 एंड 30,000 आंसर आ जाएगा. तो एडमिनिस्ट्रेशन में लेता हूं 72,000 और यहां पे लेता हूं 30,000. 72,000 को किससे डिवाइड करता हूं? सॉरी, सेल्स यूनिट से. मतलब कितना आंसर है बोलो? 1. और इसका भी 1. कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,19,200 प्लस 72,000 इज इक्वल टू कितना रे? 6,91,200 एंड 277,200 प्लस 30,000 इज इक्वल टू कितना रे? 3,07,200. याद रखो अभी इसको सेल्स यूनिट से डिवाइड करने का है. अभी इसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करने का नहीं है, पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए. तो आपका आंसर आएगा 9.60 एंड 10.24. 9.60 आणि 10.24. प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर. सेल्स चलो सेलिंग प्राइस देखते हैं. प्रॉब्लम ने फर्स्ट लाइन पे दिया था अपने को सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ फॉर ब्लैक एंड 13 रुपीज़ 30 पैसे फॉर ब्राउन. फर्स्ट लाइन टेबल के ऊपर मिला के रहे, उसको अंडरलाइन किया था मैंने.
₹12 और ₹13.30 मिला क्या? फर्स्ट मतलब सेकंड लाइन एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ, चलो फिर अब लास्ट का गधापन हो सकता है, कोई लोग गलती से टोटल में लिखेंगे ₹12, उसको फटका मारूंगा, टोटल में नहीं परनेट में लिखने का है। 12 and 13.30 इन परनेट कॉलम। बारह को किससे डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है? 72,000 से आंसर कितना बोलो? 8,64,000 एंड 13.30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30,000 से। बोलो कितना? 3,99,000। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। प्रॉफिट मेरे बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। सर मुझे स्क्वायर बॉक्स करने का अच्छा लगता है, तो करो, मुझे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करो, सर्कल करना है तो सर्कल करो। बोलिए कितना आंसर है आपका? 1,72,800 पर नेट कितना बोलो? 2.40 एंड 3,99,000 में से 3,07,200 हटा दिया, बोलो कितना आंसर बोलो? सॉरी 91,800। बोलो पर नेट कितना है? काम खत्म, पैसा हजम। समझा सुकेश? आर्य, संपदा, मैडम जी, आकांक्षा, पीछे श्रुति, इधर सिया, अमृता, इसका नाम क्या? प्रतीक्षा ना? प्राजक्ता। घर के बच्चे मेरे, मैथिली, रसिका, सिद्धांत, कळलेकर बाळांनो? यस सर, यस सर। यस हो सर। समजलं समजलं. वेरी गुड। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया। इसके जैसा एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में करने का सोच रहे थे, नवंबर 9 में पूछा हुआ था। अब क्लास में नहीं कर सकेंगे तो घर पे करेंगे, मैं डिस्कस करके रखता हूँ और आपको मैं व्हाट्सएप पे इसके इमेज भेज दूंगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तुमको सॉल्व करना है, बट प्लीज़ सॉल्व करो। अभी क्या होमवर्क ये चलता है, घर पे नहीं किया तो भी चलता है, ऐसा मत करो, वरना फिर मुझे क्लास में कंपलसरी करना पड़ेगा। 6:30 बजे छोड़ूंगा नहीं, इधर ही बैठना पड़ेगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके। एसके इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑटो बेयरिंग्स, टाइप XD एंड टाइप XE। पिछले प्रॉब्लम में ब्लैक एंड ब्राउन था, यहाँ पे E एंड D है, या फिर D एंड E है, जो भी कुछ है वो। द कंपनीज रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर दोज बेयरिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। डायरेक्ट मटेरियल का रकम कितना है? 38,10,000। डायरेक्ट लेबर 20,10,000। प्रोडक्शन ओवरहेड 6,03,000। ओहो, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सर 6,42,300 पिछले प्रॉब्लम में नहीं थे, इस प्रॉब्लम में है। देयर वाज नो WIP एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द मंथ। WIP है नहीं, तो चलो ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में नहीं था, टेंशन नहीं है। लेकिन पिछले प्रॉब्लम में ना डायरेक्ट मटेरियल के अंदर 2 लोग थे, एक था पॉलिश, एक था टिन। यहाँ पे झंझट नहीं, डायरेक्ट मटेरियल एक ही है, सो इट्स इजी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर बेयरिंग ऑफ D was 160% फॉर E। मतलब क्या बोलना पड़ेगा मुझे? कॉस्ट रेशियो क्या बोलना पड़ेगा रे? अगर सपोज XD पहले है और बाद में XE है, तो XE का सेंचुरी बनेगा तो XD का 160 बनेगा। हम जब ब्लैक एंड ब्राउन की बात कर रहे थे तब हम लोग पहले ब्लैक लिखते थे और बाद में ब्राउन लिखते थे, और फॉर्चुनेटली पिछले प्रॉब्लम में सब कुछ ब्लैक के हिसाब से बोला गया था, तो सेंचुरी हमेशा फर्स्ट कॉलम में होता था। इधर 100 तो उधर 110, इधर 100 तो उधर 108, ऐसा कुछ तो बोले थे हम लोग। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट अभी के प्रॉब्लम में थोड़ा अड़बड़ है। वो क्या बोलते हैं? XD इज 160, मतलब XD का सेंचुरी नहीं हो रहा है, XE का सेंचुरी हो रहा है। तो तुम्हारा सेंचुरी कहाँ पे रहेगा? सेकंड कॉलम में रहेगा, और फर्स्ट कॉलम में 160 रहेगा। करते सका ना घर से बच्चे? करते करे। एंड बाद में उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए सिद्धांत। सर ते 160 असायला पाहिजे का 260 XD चं? नाही 160% ना, इट इज नॉट 160% मोर असं नाही म्हटलं त्यावेळी त्यांनी ना. इन द प्रिव्हियस केस इट वॉज 10% मोर असं म्हटलं होतं. इट वॉज 10% हायर. इकडे 160% हायर नाही म्हटलं, 160% म्हटलंय. अच्छा, कळलं ना? यस सर. CA फाउंडेशन में तुम्हारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें आपको रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट रहता था.
रिवोल्यूशन में क्या बोलते थे, लैंड इज एप्रिसिएटेड बाय 10% और लैंड इज एप्रिसिएटेड टू 110%, याद है क्या? यस सर। सिद्धांत था, हाँ, तो वैसे ही कर दिया यहाँ पे। अभी डायरेक्टली क्या बोल दिया है, इट इज, ऐसा नहीं बोल रहे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर बेरिंग ऑफ एक्स डी वॉज 160% मोर, 160% हायर, 160% एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं, मतलब 160% ऑफ एक्स ई। तो एक्स ई का 100 सेंचुरी हो जाएगा तो उसका 160 हो जाएगा। पिछले प्रॉब्लम में क्या बोला था, 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक, तो उसका 100 तो 10% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। इट वॉज नॉट 10% ऑफ ब्लैक, इट वॉज 10% हायर देन ब्लैक। यहाँ पे 160% ऑफ एक्स डी। नेक्स्ट, direct labor cost per bearing for type XE was 40% of those for type XD। अभी देखो फिर से पर 40% है, 40% एक्स्ट्रा, 40% लेस, 40% मोर, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। मतलब क्या करना पड़ेगा, XE इज 40%, मतलब अभी सेंचुरी कौन मारेगा, XD मारेगा। XD के कॉलम में सेंचुरी आएगा और XE के कॉलम में 40 आएगा। करते क्या है सिद्धांत, कर लेगा बड़ा? ओके सर। फिर ये 160 और 100, ये जो रेशो आया था यहाँ पे, फिर बाद में आएगा कितना, 100 और 40। ये रेशो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो बोलो ना रे प्लीज। 160 एंड 100 या फिर 100 एंड 40, ये वाला रेशो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू रेशियो आएगा। सेम इज द केस, ये कॉस्ट रेशियो है, इसको यूनिट्स रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो तुम्हारा वैल्यू रेशियो आएगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो किसका रेशियो है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर बेरिंग है। और तुमको ये जो अमाउंट है वो पर बेरिंग का अमाउंट है कि टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। टोटल के अमाउंट को डिवाइड करने के लिए रेशियो किसका लगता है, पर बेरिंग का लगता है कि टोटल का लगता है, टोटल का लगता है। मतलब पर बेरिंग के रेशियो को टोटल के रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करता है, ओके। सेम इज केस में डायरेक्ट लेबर, वो भी पर बेरिंग बोल के रखा है। इनफैक्ट हमने बोल के रखा था, क्या बोला था हमने, इफ नथिंग इज मेंशन्ड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर वेरिएबल, एवरीथिंग एल्स इज फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब जो डायरेक्ट लेबर का वैल्यू रेशियो रहेगा वही तुम किसके लिए यूज कर दो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए यूज कर दो। नेक्स्ट, टोटल ऑफ R&D, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। बाद में क्या बोलना पड़ेगा, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का जो रेशियो रहेगा उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, या 6,42,300 को डिवाइड कर देंगे। समझे क्या आकांक्षा, श्योर। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेयर ₹2 पर बेरिंग सोल्ड फॉर ईच टाइप। तो ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है और ऑलरेडी क्या बोल कर रखा है, ₹2 पर यूनिट है। मतलब इसके लिए भी ₹2 पर यूनिट, उसके लिए भी ₹2 पर यूनिट, सेम है, बट वो पर यूनिट कॉलम में लिखना पड़ेगा। फिर बाद में टोटल करके हम लोग वापस आएंगे टोटल कॉलम में। और उसको टोटल कॉलम में लेके आने के लिए कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन यूनिट्स इंपॉर्टेंट है कि सेल्स यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स यूनिट्स, बिकॉज उसका नाम ही सेलिंग ओवरहेड्स है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ फिनिश बेयरिंग ऑन 1 May was 15,000 at ₹15 of type XD and 20,000 at ₹8 for type XE. म्हणजे ओपनिंग स्टॉकची क्वांटिटी दिलेली आहे। मगासच्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला स्टार मार्क करून एक अझम्पशन करायला लागलं होतं. वी वर रिक्वायर्ड टू मेक एन अझम्पशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट ओपनिंग स्टॉक कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी आर अज्यूमिंग दैट प्राइस लेवल एंड प्रोडक्शन टेक्निक वॉज सेम इन द लास्ट ईयर एंड इन द करंट ईयर एंड वी कंसिडर्ड द करंट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर याद रहेगा तो। बट इन दिस प्रॉब्लम दे हैव टोल्ड दैट नहीं, ओपनिंग स्टॉक का रेट हम बता रहे हैं कितना है, लास्ट ईयर का रेट है 15 फॉर XD एंड 8 फॉर XE। तो ओपनिंग स्टॉक के 15,000 यूनिट्स को तुम 15 से मल्टीप्लाई करोगे और ओपनिंग स्टॉक के 20,000 यूनिट को तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे। सब कुछ समझा क्या, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, बाद में क्या था तुम्हारा, प्रोडक्शन ड्यूरिंग May was 2,70,000 bearing of XD and 3,30,000 bearing of XE. Out of May's output, 25,000 bearings of XD and 40,000 bearings of XE remained in stock on 31st May, which was valued at cost of production. तो अभी अपने को क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, प्रोडक्शन भी दे दिया है। पिछले प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक दिया था, प्रोडक्शन नहीं दिया था और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स दिया था। समझ में क्या मतलब है, तो हमने प्रोडक्शन ढूंढ के निकाला था। अब इस प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्रोडक्शन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या नहीं दिया है, सेल्स नहीं दिया। तो सेल्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मुझे इक्वेशन याद नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है व्हाट इज इक्वेशन? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पार्ट।
आगे देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। हाँ, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing cost of production of each bearing. Very good. Prepare a statement showing the selling price at which the bearing should be marketed if the company desires at 20% profit on selling price. पिछले प्रॉब्लम में सेलिंग प्राइस दिया था 12 रुपये और 13 रुपये 30 पैसा, हमने प्रॉफिट बैलेंसिंग करके कैलकुलेट किया था। इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है, प्रॉफिट का वर्किंग आप मेरे लिए छोड़ दो, वो क्लास में मैं करूँगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपको टोटल कॉस्ट तक करके लाना है। क्लियर? सबको समझा श्योरली? कर सकेंगे? मैं इसको अपना क्लास के इसमें भेजता हूँ ना, आई एम गोइंग टू सेंड इट इन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। ओ यस। एक, दो, तीन, चार, टोटल ऑफ R&D, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आएगा कौन रे? इधर कौन? XD, इधर कौन? XE। आपका कॉस्ट शीट ऐसा समझो, इधर कौन? पर्टिकुलर्स, इसमें कौन आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, फिर कौन आएगा? डायरेक्ट लेबर, इसके लिए वर्क नोट नंबर 1, इसके लिए वर्क नोट नंबर 2, कर देगा बड़ा, हाँ, इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके लिए आएगा तुम्हारा वर्क नोट नंबर 3, क्लियर, इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इधर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी, इधर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगी। ये जो अमाउंट है इसका रेशियो यूज करने का फॉर द पर्पज ऑफ R&D का खर्चा। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, क्लियर ना? घर के बच्चे समझा क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. गुड डे, गुड डे। मैं क्या करता हूँ, ये अपना जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट निकल के तुमको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ, और मेरा जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट का भी स्क्रीनशॉट निकल के आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, वर्किंग नोट भी सब मैंने डिस्कस किया था, तो उसका भी फॉर्मेट भेज देता हूँ, सो इट शुड बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग फॉर यू। क्लियर? सिर्फ वर्किंग नोट नंबर 5 प्रॉफिट, वो आपको पेंडिंग रखना है, वो मैं करने वाला हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आपको पहुँचना है, ये लास्ट के 2 लाइन आपको पेंडिंग रखना है, और वर्क नोट नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपको पूरा करना है। 5 का वर्क नोट का जगह छोड़ देने का है, वो मैं करने वाला हूँ क्लास में। कर सकेंगे उतना? डरेंगे नहीं? करेंगे? व्हाट्स द टाइम? ओके, 1:58 हो गया, चलेगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। करके बच्चे 2:30 को मैडम का लेक्चर है, तभी मैडम का लेक्चर को ज्वाइन करना। मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप में ही लिंक डाल के रखा हुआ है अभी डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके ओके, ओके। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Bye. बाय। बाय सर।